ओके क्विकली तो कैपेसिटर स्टार्ट करना है बेसिकली, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज, तो यहाँ पर ये वाला सारा पार्ट हो गया था, जैसे कुछ छूटा तो नहीं है वैसे ही बात कुछ ही, इसीलिए मैं बोलूँ यार सॉल्व किया करो यार, उससे ना अपने आप पता चल जाता है कि जस्ट इन केस अगर कुछ, ओके छोड़ो फिर पता नहीं। अच्छा तो लास्ट वाली चीज़ जो हुई थी वो वाला था, अगर कुछ आएगा तो प्रॉब्लम्स के थ्रू पता लगेगा, विल डिस्कस। ओके तो लास्ट वाला एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैपेसिटर वाली जो कहानी स्टार्ट करनी है। तो लास्ट एक जो प्रॉब्लम करा था जहाँ पर हमने बोला था कि यार एक प्लस क्यू चार्ज था, दूसरे को हमने अर्थ किया था तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया था, वाली चीज़ क्लियर हो गई थी। अच्छा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बस लास्ट चीज़ कि अगर सपोज केवल एक पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा जो हम ये प्लेट बनाते हैं, दीज आर दीज प्लेट्स, है ना, इसको हम इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट बोलते हैं, हम उसके कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अगर केवल इसको क्यू चार्ज दिया है और इसको जीरो चार्ज दिया है तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, समेशन ऑफ द चार्ज बाई 2, एक्सट्रीम पे आएगा तो यहाँ क्यू बाई 2 आएगा, यहाँ क्यू बाई 2 आएगा, क्यू था तो बचा हुआ क्यू बाई 2 यहाँ आमने सामने पे नेगेटिव, ठीक है। बट जैसे ही हमने, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसको कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ, ये भी लिखना नहीं लिखा हुआ है। अगर इसको केवल एक को प्लस क्यू चार्ज दिया और दूसरे को अर्थ करा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अर्थ से अब कितना भी चार्ज आ सकता है और जा सकता है। तो अब समझना आइडिया क्या था। तो हमने बोला लेट्स से यहाँ पर अगर x आया है इस तरफ, तो यहाँ पर q माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे x माइनस क्यू आएगा आमने सामने, ठीक है। अब यहाँ पर जो चार्ज आएगा नई वाली सिचुएशन में क्या होगा एक बार वो समझते हैं, फील द आइडिया कि क्या हो रहा होगा। कुछ एक नया चार्ज आ जाएगा इवेंचुअली मेरे पास, नया चार्ज मतलब एक्सट्रीम वाले पर सेम रहना है, तो यहाँ x है तो यहाँ x आएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है भाई x की वैल्यू क्या है। तो अभी अच्छा तो उसका लॉजिक क्या था, हमने बोला था जिस चीज़ को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं वहाँ का पोटेंशियल जीरो है, राइट। इन्फिनिटी पे हमने रेफरेंस पॉइंट माना और वहाँ का भी पोटेंशियल जीरो है। तो हमने बोला कि यार यहाँ का जीरो और यहाँ का जीरो इन्फिनिटी का, देन 100% बीच में फॉर श्योर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अगर मेरा डेल्टा वी जीरो है तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मेरा ई की वैल्यू जीरो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से यहाँ ई जीरो होने के लिए हमने बोला कि यार इस Q की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जैसी होगी, केवल एक Q चार्ज की, केवल इसकी वजह से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर होगी। अगर मुझे इसको कैंसिल करना है किसी फील्ड को तो यहाँ पर एग्जैक्टली टोटल चार्ज माइनस क्यू आना चाहिए, तभी इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड इधर होगी, पक्का। तो हमने बोला टोटल चार्ज इस पर माइनस क्यू आएगा, तो अब इन दोनों को ऐड किया x माइनस क्यू प्लस एक्स, तो कहना है 2x माइनस क्यू शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू। तो हमने बोला यार ये और ये गायब हुआ तो x की वैल्यू आ गई जीरो। तो इवेंचुअली यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली कैसा हुआ, x की वैल्यू जीरो आई, मतलब अगर मैंने इसको प्लस और इस पर टोटल चार्ज आ चुका है माइनस क्यू। अब हमें पता लग गया, खत्म कहानी। टोटल समेशन ऑफ चार्ज बोलो बाई 2 करो, या फिर x की वैल्यू ऑलरेडी जीरो आ गई, मतलब सारा का सारा चार्ज प्लस क्यू यहाँ आएगा और माइनस क्यू यहाँ आएगा, राइट। इस सेटअप को अब हम बोलते हैं कैपेसिटर, विच वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। तो अब आइडिया समझना, अभी एक ये चीज़ है कैपेसिटर, बट जनरलाइज चीज़ है कैपेसिटर की, कैसे डिफाइंड हुई है, क्या हुई है, पहले हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। नहीं हमने क्या बोला है ना, जब चार्जेस बहुत दूर है, ये इनफाइनाइट टाइप की प्लेट है, बट इधर पे जो है अगर मैं इधर पे बहुत दूर चला जाऊँ तो कोई चार्ज इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो पोटेंशियल हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी मारा था बिकॉज बहुत दूर है और सब कुछ वाली कहानी है। यहाँ पर हमने अर्थ किया तो ये जीरो है, तो अगर यहाँ जीरो यहाँ जीरो तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर जैसा था। अगर ये जीरो हो गया है और मैं अगर चल रहा हूँ तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी जीरो। वो जीरो कब होगी, जब इस क्यू की वजह से जो भी फील्ड आ रही है यहाँ पर उतना ही चार्ज आए कि उस फील्ड को बैलेंस आउट करे। इसलिए अर्थ से निकलकर उतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कि वो टोटल चार्ज मिलाकर माइनस क्यू करते हैं। होल कहानी ये थी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा बुक्स में या मॉडल में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रो 1 और इलेक्ट्रो 2 में डिवाइड करते हैं इस कहानी को, कि इलेक्ट्रो 1 इज इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पार्ट एंड गॉस लॉ को इलेक्ट्रो 1 बोलते हैं एंड कैपेसिटर को इलेक्ट्रो 2 बोलते हैं, बट इट्स अ सेपरेट चैप्टर, बट वो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में है। सो चैप्टर नेम इज कैपेसिटर। सो कैपेसिटर, थोड़ी सी पहले कहानी सुना रहा हूँ कि क्या ज़रूरत हुई और क्या क्या चीज़ें हुई, उसका अब आइडिया समझते हैं। तो कैपेसिटर, अच्छा तो जैसे हमने बचपन में एक डिवाइस पढ़ी हुई है विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टर, है ना। तो रेजिस्टर को हम ये बनाते थे और हम बोलते थे ये रेजिस्टर है एज अ डिवाइस, और उसकी जो मेजरमेंट करते थे वो ओम में करते थे। तो हम बोलते थे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इज समथिंग ओम। समझना, रेजिस्टर हम डिवाइस का नाम बोल रहे हैं, ठीक है, उसको मेजर करते हैं ओम में, तो उसको कहने का तरीका है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इज समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर जो हम टर्म यूज करते हैं कैपेसिटेंस करते हैं,
ठीक है। तो ये भी एक और दूसरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर तुमने नाम सुना होगा तो मेजरली वो यूज़ करते हैं कि पंखे में हमने यूज़ किया है कि बहुत अगर घर पे फ़ैन ख़राब होता है तो मोस्टली इलेक्ट्रिशियन बोलता है कैपेसिटर गया है, और वो कैपेसिटर है क्या, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ओरिजिनल आइडिया भी कहानी बताता हूँ कि कहाँ से या क्या हुआ होगा, बट आइडिया क्या है, हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं कैपेसिटर है क्या, इट इज़ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज। समझना, हम एक चीज़ बनाना चाहते हैं होल्डिंग चार्ज, एक कोई डिवाइस है जिसमें हम चार्ज होल्ड कराना चाह रहे हैं, बट पॉइंट ये है हम क्यों कराना चाह रहे हैं ऐसा काम, ठीक है, कि हम चार्ज। तो प्रैक्टिकली हमारे पास एक बैटरी थी। अच्छा, सबको थोड़ी बहुत चीज़ें बैटरी पता है क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया बस बेसिक क्या होता है एक बार जल्दी से बता दो। जब हम ऐसा सिंबल बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और ये क्या चीज़ है बैटरी का मतलब, ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव, और हम हाँ इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जब हम ये लिखते हैं कि इसकी पोटेंशियल समथिंग, जैसे सिंपल आइडिया है कि जैसे 5 वोल्ट का है, जो पेंसिल सेल होता है अपना जो रिमोट में डालते हैं वो 5 वोल्ट का होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, और जो पतला वाला सेल होता है वो 3 वोल्ट होता है। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई है। एज ऑफ नाउ जब तक हम एसी चैप्टर पे नहीं पहुंचे, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दैट, तब तक हम ये डीसी सप्लाई है हम पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर। इवन दो इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड मच नाउ, वो केवल पेंसिल सेल में या स्टैंडर्ड बैटरीज में यूज़ होता है, मेजरली अब एसी यूज़ होता है। बट जो प्रोग्रेशन ऑफ फिजिक्स हुआ है, जहाँ पे बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, तब एडिसन ने वो करा था। पहले डीसी सप्लाई के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे पावर हाउसेज जो थे वो डीसी थे, इसलिए हम उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। लास्ट में हम एसी पे आएंगे। तो एज ऑफ नाउ बैटरी का काम क्या होता है, नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट बैटरी अब अच्छा होल आइडिया जो काम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, उसके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसका काम अगर ये 5 वोल्ट है, ठीक है, तो वो केमिकल बर्न करते रहते हैं, बट ये अंदर का 5 वोल्ट मेंटेन रहता है। अंदर का मतलब इन दो पॉइंट के बीच 5 वोल्ट मेंटेन रहेगा, ठीक है, और धीरे धीरे जब वो बर्न आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो चलना ही बंद हो जाएगा। बट बैटरी इज नेवर अ सप्लाई ऑफ चार्ज और करंट। बैटरी का केवल काम है पोटेंशियल डिफरेंस अपने अक्रॉस मेंटेन करना। तो अगर वो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट, 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक वो चल रही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें पता है, मुझे अभी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ना हमारे पास एक बैटरी है, उसके पास एनर्जी है, बट हम उससे ना धीरे धीरे एनर्जी ले पाते हैं। कैपेसिटर का एक्चुअल यूज़ केस क्या था, जैसे बहुत पहले ज़माने में ना एक यूज़ केस था कि पता नहीं होगा तुमने देखा होगा, तो पुराने जो कैमरा होते थे ना, कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो उस टाइम पे एकदम से फ्लैश आता था, देन उसके बाद सेकंड क्लिक के लिए यू हैव टू होल्ड इट, ठीक है, कि थोड़ी देर हम उसको होल्ड करते थे, तब सेकंड क्लिक मतलब 2-3-4 सेकंड एक्चुअली तुम्हें वेट करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक द फोन कि हम खटखट दबाते जा रहे हैं और वो फोटो खींच रही है, या फ्लैश कंटिन्यूसली चालू है। तो फ्लैश अगर चालू होगा तो वो एक अलग कहानी है। हम जो पुराने ज़माने में, तो अब क्या है, बैटरी है मेरे पास, तो थोड़ा सा एनालॉजी ले रहा हूँ मैं बकेट वाली कहानी से। समझना कि अगर मेरे पास एक पानी की बकेट है, तो बकेट कैसे बनती है, सही है, हाँ जो भी, ठीक है, आइडिया समझना इसका क्या है। तो जो अंदर का पानी है उसको मैं चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, आइडिया समझना, वो या वो एनर्जी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली मुझे एकदम से सडन लाइट भेजनी है, मतलब सडन एनर्जी थ्रो करनी है ऑब्जेक्ट पर, जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक सडन एनर्जी एक जगह पे कलेक्टिव होगी, तभी तो मैं फेंक पाऊंगा। तो अगर सपोजिडली एक मेरे पास बकेट है, ठीक है, और टैप से मैं अगर पानी भर रहा हूँ और बकेट की कैपेसिटी है 10 लीटर, ठीक है, और मुझे 10 लीटर पानी सडनली किसी पर फेंकना है, तो प्रैक्टिकल वे पहले मुझे नल से पानी भरना पड़ेगा। जब तक वो पूरी बकेट नहीं भरेगी, तो एन आइडिया, जब तक पूरी बकेट नहीं भरेगी तब तक उससे पानी आ रहा है, बट इन अ वे स्लोली आ रहा है। स्लोली का मतलब सडन नहीं आ रहा है, एकदम से आ गया। तो मैंने पहले वो पानी से बकेट भरी और फिर मैं वो 10 लीटर सडनली यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो सिमिलर यही कहानी हुई, बैटरी से मैं चार्ज के थ्रू उस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं हम, जैसे वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है और फिर मैं एकदम से सडन एनर्जी उस पर फेंक सकता हूँ, वो जो लाइट एनर्जी के फॉर्म में। तो ओरिजिनली ऐसे यूज़ होता था कि कैपेसिटर की मुझे ज़रूरत पड़ी कि यार एक सडन एनर्जी मुझे अगर एक पॉइंट पे फेंकनी है, इसीलिए वो 2-3 सेकंड का वेट था कि जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाए। पहले ना एक बहुत ज़्यादा जो ट्यूबलाइट होती थी उसमें एक चोक चीज़ यूज हो, मतलब चोक वर्ड यूज़ करते थे, एक सिलेंड्रिकल चीज़ होती थी, है ना। अभी ये एलईडी लाइट्स हैं इसलिए वो तुरंत जल जा रही हैं। अदरवाइज पहले एक चोक होता था जो एकदम से स्टार्टर का काम करता था, कि वो ट्यूबलाइट थोड़ा सा फ्लिक करती थी और फिर एकदम से जलती थी, ठीक है। एंड सेम फैन में मतलब वो तो कैपेसिटर वही है वो कहानी, कि अगर उसको हटा दो तो वो लाइट जलती नहीं थी, बट एक बार अगर चालू हो गई फिर हटा दो वो जली रहती थी। तो वो एक सडन स्टार्टर का जो काम है वो कैपेसिटर कर रहा है। तो मेरे पास एक डिवाइस चाहिए मुझे जो एनर्जी स्टोर करे। सो कैपेसिटर
इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, बट वो करता किसके थ्रू है? चार्ज के थ्रू। तो चार्ज एक मीडियम है जिसके थ्रू कैपेसिटर अपने आप में एनर्जी स्टोर करता है, एंड फिर हमें जैसे यूटिलाइज करना है वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। तो कैपेसिटर की एक कैपेसिटी, इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे बकेट है। तो बकेट जब मैन्युफैक्चर करी गई तो इसका शेप या प्रोबेबली साइज डिसाइड कर रहा है कि इसमें कितना पानी आएगा, है ना। अगर वो 10 लीटर की बकेट है तो उसमें मैक्सिमम पानी 10 आएगा, बट हम उसमें 2 लीटर भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं और 10 भी भर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे ही 10 से ज़्यादा भरेंगे अब प्रॉब्लम है। जैसे मैंने 10 से ज़्यादा भरा तो ओवरफ्लो करने लगा। सेम चीज़ यहाँ पर है कि कैपेसिटर की एक कैपेसिटी है जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है, बट एक प्रॉब्लम है। क्या वो प्रॉब्लम ये है? अब एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ा था एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इस पर अगर क्यू चार्ज देते हैं तो इसके सरफेस का पोटेंशियल होता था KQ/R, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ऑन द सरफेस मैक्सिमम, ऐसे जाके ऐसे, या फिर जीरो से एकदम से सडनली ऐसे, वो होती थी KQ/R², राइट। सरफेस की बात करें क्योंकि वहां मैक्सिमम है। जैसे जैसे मैं इसको ज्यादा चार्ज दूंगा, बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो, द मोर द चार्जेस कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज का मतलब क्या है? दुनिया में हर चीज एक सर्टेन लेवल पे चार्ज होल्ड कर सकती है, कि मेरे पास एक कैपेसिटी मैं इतना होल्ड कर सकता हूँ, इस पेन के पास कैपेसिटी है वो इतना होल्ड कर सकता है। जैसे बकेट के साथ मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो रही है, कम तो कर ही लोगे। बकेट की सेम कहानी कि जो इसका 10 लीटर है वो यहाँ पे काम करता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझना, मैंने बढ़ाना स्टार्ट करा, ई बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट पर अगर ई इतना बढ़ गया कि जो एयर के मॉलिक्यूल है, सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स है, वो आपस में टूटने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा जनरेट हो जाती है, वेयर और आस पास के सराउंडिंग मॉलिक्यूल स्टार्ट्स ब्रेकिंग, विच थिंग इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बट वो कैपेसिटी किससे डिसाइड होती है कि भाई उसको इतना कैपेसिटी, उसकी अपर लिमिट ये है कि इससे ज्यादा करोगे तो जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटने लगेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर। यहाँ तक थोड़ी सी ये एनालॉजी दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ से वो थोड़ा सा आइडिया समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो एनालॉजी है एग्जैक्टली कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, विच वी आर कमिंग। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए हमने बनाया है। उसकी एक कैपेसिटी होती है, वो एनर्जी स्टोर करता है चार्ज के थ्रू, है ना, कि उसकी कैपेसिटी हम चाहते हैं कि उसकी बहुत ज्यादा हो, तो वो किस पर डिपेंड करती है, क्या क्या होता है, विच वी हैव टू स्टडी फर्स्ट थिंग। यहाँ तक सारी कहानी समझ में आई। बिल्कुल एक चीज और, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, ये सब लिखना है तुम्हें, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है, अच्छा पहले एक मिनट इतना लिख लो, ये भी एक डायग्राम बना लो, लिखो। अच्छा, राइट डाउन दिस, हाँ सब लिख लो एक तो। क्या क्या बकेट बना लिया, थोड़ा सा याद रहेगा। ये पानी है, वो एनालॉजी, और ये मैं 2-3 जगह अलग अलग एनालॉजी दूंगा। बकेट ना वो याद करने के लिए थोड़ा मतलब नहीं भी बनाएगी तो चलेगा, और तू सीधी बना सकती थी बकेट, ऐसा नहीं है कि तुझे भी ऐसे टेढ़ा शेप बनाना है। ये भी अच्छा बढ़िया मज़ेदार चैप्टर है ये भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग में काफ़ी मज़ा आता है इस चैप्टर में भी, है ना। तो इनिशियली कुछ चीज़ें हैं जो आज की कहानी में हम थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि वो फील नहीं तो वो प्रॉब्लम वहीं से ही स्टार्ट हो जाते हैं। क्या क्या एनालॉजी, बस ये बता रहा था कि जब हम जैसे रेजिस्टर है ना। अच्छा मुझे बता एक छोटी सी चीज़, रेजिस्टर तूने सुना है, उसका ये फॉर्मूला V=IR, पता है क्या, है ना। तो R=V/I बोल सकते हैं क्या, पक्का। तो मुझे बता क्या हम अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं या करंट कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है? अगर सपोज मैंने करंट को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं नहीं होगा, क्यों? फॉर्मूले में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। हाँ, तो मतलब अगर मैंने ये बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा ना। अच्छा थोड़ी सी एक और सवाल, F=ma फॉर्मूला पता है? पता है? तो मास इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट। एरिया नहीं, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। अच्छा मैं कुछ कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि तूने एक एनालॉजी। अच्छा अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा तो मास कम हो जाएगा, राइट। अरे लेकिन यहाँ पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना।
अरे सुबह सुबह कहाँ गलत सवाल कर लिया मैंने। हाँ, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज का रिलेशन ढूंढ सकते हैं, आई का नहीं। अच्छा, तो मतलब हम वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट? है ना, तो मतलब फोर्स बढ़ाएंगे तो मास बढ़ जाएगा, राइट? हाँ, तो मास का क्या होगा? तो लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। अरे नहीं सर, वो F is directly proportional to A, तो वो constant factor तो mass। सेम कहानी है रेजिस्टेंस में। तो होल आइडिया इज कि जो ये प्रॉपर्टी है, समझना, तो जो काम मास के लिए तूने बोला वही रेजिस्टेंस की कहानी है। मैंने पढ़ाया नहीं है, जिससे कंफ्यूज कर रहा था। सो होल आइडिया इज कि अगर तू करंट बढ़ाएगी तो वोल्टेज उतना ही बढ़ेगा सच दैट आर कांस्टेंट रहे, ठीक है? क्या तूने ये भी पढ़ाई होगा, 10th में होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, राइट? सो आइडिया क्या होता है, जब हमने या तुमने अगर प्रैक्टिकल्स कर ही रहे हो तुम लोग, तो रेजिस्टेंस देखा है जाके कैसा होता है? कभी दिखा है? नो, रेजिस्टेंस देखा है कभी कि कैसा दिखता है? हाँ, मतलब नहीं, ये भी रेजिस्टेंसेस ही हैं, बट जो हम सर्किट में यूज करते हैं तो एक छोटा सा होता है, एक छोटा सा जिसमें कलर कोडिंग होता है, देखा है ना? तो प्रैक्टिकली अब मैं उसको, उस रेजिस्टेंस को 5 वोल्ट के थ्रू लगाऊं या 500 वोल्ट के, ये तो मेरा मन है ना? तो जब रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर करा गया तब वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। वो इस बात पे डिपेंड कर रही है रो एल अपॉन ए पर, है ना? रो इज द मटेरियल की प्रॉपर्टी, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस इज द मटेरियल का प्रॉपर्टी। सिमिलरली जब मैंने बकेट बनाई, तो जब मैंने मैन्युफैक्चर करा होगा इस बकेट को, तब मैंने डिसाइड किया कि यार इसका शेप कैसा बनाना है, साइज कैसा बनाना है। उसके बाद मैं पानी कितना भराऊं ये मेरे मन के ऊपर है। सिमिलरली कैपेसिटर भी एक डिवाइस है। एनालॉजी बस ये बता रहा था कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि जब मैन्युफैक्चर करा गया तब उसका एक साइज फिक्स हो गया। अब उसमें कितना चार्ज डालना है मेरे ऊपर है, बट जो उसकी अपर लिमिट होती है, बकेट की जो अपर लिमिट है कि 10 लीटर पानी आ रहा है, ऐसे हर एक कैपेसिटर की एक अपर लिमिट होती है। और वो अपर लिमिट इस बात पे डिपेंड करती है कि भाई अगर मैंने उस पर चार्ज डाला, जितना चार्ज डालेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ गई कि जो यहाँ के मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल, ये आपस में टूटने लगे, तो हम बोलते हैं यार इसकी अपर लिमिट है, और वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। सो एनालॉजी बस ये बता रहा था कि जैसे बकेट में हम चार्ज पानी डाल रहे हैं, ऐसे ही कैपेसिटर में हम चार्ज डालते हैं। ये पानी हमारे लिए जो एनर्जी टाइप की है, ऐसे ही कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ पे थ्रू वाटर हो रही है, वहाँ पे थ्रू चार्ज होती है। तो इट इज जस्ट द एनालॉजी ऑफ कि एक नई डिवाइस पढ़ना जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, जिसका काम है एनर्जी स्टोर करना थ्रू व्हाट? चार्ज, ठीक है? तो अभी हम आ रहे हैं, अभी अगली चीज पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आई है पक्का? अब पहला इंपॉर्टेंट, अच्छा एक स्टेटमेंट लिखो जो इसने सवाल किया, इसका स्टेटमेंट लिखो। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, every object in this world, universe, whatever, every object in this universe has a capacity to hold charge. Every object in this universe has a capacity to hold charge without dielectric breakdown of the surrounding. Without dielectric breakdown of the surrounding. And this property is called as capacitance of the body. And this property is called as capacitance of the body. ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी है, हाँ, तो बेसिकली वही हर चीज ना, फिर से वही सवाल है, कितना कम कितना ज्यादा। तो हम कोई चीज़ जीरो और इन्फिनिटी नहीं बोलते, सब चीज़ बीच में लाई करती है। तो हम बोल रहे हैं कि हो सकता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा, मतलब थ्योरेटिकली, है ना? वो वैसा ही है कि जैसे तुमने वो लॉ पढ़ा होगा ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन टेम्परेचर पे है तो वो थ्योरेटिकली 0 से इन्फिनिटी तक सारी वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है। तो वही वाला सवाल है कि थ्योरेटिकली हम बोल रहे हैं 0 भी एमिट कर रहा है, इन्फिनिटी भी, जस्ट वो नंबर बहुत छोटा है। ओके, हाँ, नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक हम अभी आएंगे, बट यहाँ पे बस ये डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि मीडियम। अगर तुम्हें याद हो जब हमने KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर पढ़ा था, हमने बोला कि अगर एप्सिलॉन R जैसी एक चीज़ आई थी, है ना, जो कि पोलराइजेशन पे डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हो सकता है, जैसे NaCl है या कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, हर एक की पोलराइजिंग प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो डाइलेक्ट्रिक वो वाली प्रॉपर्टी है जो पोलराइजेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक हम इसको बोलें कि एयर, जैसे हमने बात करी थी ना कि इन्फिनिटी और 1 के बीच में होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना? तो हर एक चीज़ की पोलराइजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से डाइलेक्ट्रिक आता है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये फैंसी वर्ड यूज़ किया गया है कि
मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल है, एयर के मॉलिक्यूल, वो कहीं टूटने ना लगे। दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द कैपेसिटर की कैपेसिटी। ओके, तो पहला फॉर्मूला जो अपने पास आ रहा है, हाँ सर अगर वो मॉलिक्यूल टूटेंगे तो इसको क्या फर्क तो इसको ये फर्क पड़ेगा, वो मॉलिक्यूल ना स्टार्ट अट्रैक्टिंग, वही ना, जैसे मॉलिक्यूल टूटा, अगर ये मॉलिक्यूल है और ये टूटा, इसका प्लस और माइनस अलग हो गया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, फील द आइडिया। अच्छा, सब चीज़ें मैं आऊँगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक कोई मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल ले लो लेट्स से H2O, तो उसमें कुछ पार्शियली निगेटिव पॉजिटिव होता है। यहाँ लेट्स से एक कोई पॉजिटिव और एक निगेटिव है, मैंने इसको एक बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फील द आइडिया। अच्छा, ऐसा भूल जाना भी, इसको बस केवल एक्स्ट्रा चीज़ें समझाने के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, लेट्स से यहाँ पे Q चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे QE फोर्स लगा, इस पर पीछे की तरफ लगा, समझो ध्यान से। नेट फोर्स 0 है, बट वो मॉलिक्यूल स्टार्ट फीलिंग दैट टेंशन। अगर मैं E बढ़ाता जाऊँ, ये फोर्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बढ़ता आ रहा है। कहने से कभी ना कभी एक लिमिट है ना उसकी भी, इस पेन की भी एक लिमिट है कि यार भाई अगर मैं एक फोर्स लगाऊँ कभी ना कभी ये टूट लेगा। वही वाली कहानी है। तो वो मॉलिक्यूल टूटे, जैसे ही टूटे फिर वो जिस जगह पे रखे वहाँ पे चिपकते जाएंगे। तो फिर वो जो ओरिजिनल पर्पस था उसका चार्ज होल्डर कराने का, अगर उस पर निगेटिव आके चिपक गया तो कहने से वो कम होता जाएगा, तो उसका पर्पस वो खत्म है। अभी इसमें बात नहीं करते हैं, ये सब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें, पहले बेसिक फंडामेंटल समझते हैं। तो कैपेसिटर, हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, सबसे पहले एक बेसिक उस पर बात करते हैं। कहना से इसको मैंने चार्ज क्यू दिया, तो इसका जो भी पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करे। द मोर चार्ज यू विल स्टार्ट गिविंग टू अ पर्टिकुलर कंडक्टर, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज V इज इक्वल टू IR, जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। सिमिलरली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। पहले एक बार सारी चीज समझ लो, दिस इज अच्छा, जितने फॉर्मूले हम पढ़े इसमें थोड़े से फॉर्मूले हैं जैसे इलेक्ट्रो में थे, बट वो आइडिया समझते हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। या फिर हमें अगर C निकालना होगा तो इट इज Q बाई V ऑब्वियसली, है ना। बट आइडिया क्या है, हमें अगर किसी चीज की कैपेसिटेंस निकालनी होती है तो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट। उसको चार्ज दो, उसका देखो कि पोटेंशियल कितना बढ़ गया है, चार्ज अपॉन जो भी पोटेंशियल होगा दैट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर, है ना। सिंपल आइडिया, बहुत ही सिंपल है। एक बार अच्छा यूनिट देख लेते हैं क्विकली। तो यूनिट Q कूलम, V वोल्ट, तो कहना है इसकी यूनिट होगी कूलम अपॉन वोल्ट, पूरा ही लिख लो, है ना। कूलम अपॉन वोल्ट ये होगी यूनिट। तो ऐसा यूनिट इज एक्चुअली कूलम अपॉन वोल्ट, राइट। बट अगेन फिर से वही साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब कहानी, तो इसी चीज को हम बोलते हैं फैरेड, FARAD। फैरेड साइंटिस्ट का नाम है, तो बट हम डिनोट करते हैं उसको कैपिटल, so हम कूलम अपॉन वोल्ट नहीं लिखते हैं हम। जैसे रेजिस्टेंस, फिर से वही कहानी, ओम साइंटिस्ट का नाम है ना। V इज इक्वल टू IR से हम उसकी वो निकाल सकते हैं कि यार V इज वोल्ट और I इज एम्पियर, तो आइडियली वो वोल्ट अपॉन एम्पियर होना चाहिए। बट अगेन वही रिस्पेक्ट वाली कहानी, तुम देना चाहो नहीं देना चाहो, आंखें तो खोलना सही से, तो देख अरे अच्छा ओके। कूलम अपॉन वोल्ट, तो इसकी यूनिट क्या है, फैरेड। बट एक प्रॉब्लम है फैरेड में, तो नॉर्मली जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं फैन में या जो रेगुलर बेसिस पे, वो मेजरली माइक्रो फैरेड होते हैं। तो तुम याद रखना SI यूनिट इज फैरेड, बट बहुत ज़्यादा यूज होता है माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड या पिको फैरेड। प्रैक्टिकली मेजरली यू विल गेट टू सी जितने प्रॉब्लम है वहाँ पे माइक्रो फैरेड। अच्छा, ये सब कन्वर्जन तो पता ही होगा, राइट। तो जब हमें अगर फॉर्मूले में यूज करना है और SI यूनिट है, बाकी सब SI में दिया है, वोल्ट में दिया है, बाकी से यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट। तो मेजरली विल यूज दिस, बट SI यूनिट इज स्टिल फैरेड। पक्का, श्योर, राइट डाउन जल्दी से सब। बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज फॉलो द कहानी। जिस टाइम पे जो चीजें दी जा रही हैं इज्जत से करते हो, इट्स अगेन मजेदार चैप्टर। और ये इन इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो अभी आ रहा हूँ। तो वही कैपेसिटर, हमने बोला ना कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है एक्चुअली उसका शेप, साइज और इस सब पे डिपेंड करेगी। जब मैंने मैन्युफैक्चर करा, विच इज द नेक्स्ट पार्ट, कि कैपेसिटर जो तुम पंखे में देखते हो ना वो सिलेंड्रिकल होता है, ये एक स्फेरिकल है ना। हम जो मेजरली पढ़ते हैं वो पैरेलल प्लेट है ना। तो जब बनाया गया उसे तब उस पे आएगा, तो वो अगला पार्ट वही है ना, कि किस टाइप पे कैपेसिटेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। हाँ, सो बेसिकली मेरे पास एक खाली कैपेसिटर पड़ा हुआ है, मैंने बना दिया। कैपेसिटर इज नथिंग बट कि मेरे पास एक प्लेट भी पड़ी हुई है, दैट इज ऑल्सो कंडक्टर, जिसकी एक कैपेसिटी है। हम कैपेसिटर वर्ड वैसे यूज करते हैं जो अभी मैंने स्टार्ट करा लास्ट चैप्टर में, कि एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज को जब पास पास रखा, और वो क्यों करते हैं उस पर भी मैं आ रहा हूँ, है ना। वो एक वे है कैपेसिटर बनाने का, बट बहुत सारे तरीके हो सकते थे, बट एक स्पेसिफिक तरीका चुना, उसका कुछ रीजन है विच आई एम कमिंग। बस हाफ एन आवर 45 मिनट्स में सब आंसर आ जाएंगे। हाँ, ये आपने
ये नहीं समझा आपने, मतलब V Q मतलब नहीं, तो हमने क्या बोला, हमने बस ये बोला कि एक मेरे पास मेटेलिक प्लेट पड़ी थी, मैं अगर उसको चार्ज दूंगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, जितना मैं चार्ज दूंगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। तो क्या देखा गया, नहीं तो देखा क्या गया एक्सपेरिमेंट के कि जितना पोटेंशियल दे रहे हो लीनियरली बढ़ रहा है, तो वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज कैपेसिटेंस। बस वो कैपेसिटेंस है। अरे मैं बोल रहा हूँ अभी 45 मिनट्स में ना ये जो कुछ चीजें क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, विल गेट द आइडिया। यहाँ तक सही पक्का। तो Q इज इक्वल टू CV इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और अगर मुझे किसी चीज की कैपेसिटेंस निकालनी है तो इट इज Q अपॉन V। हम उसको चार्ज देंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, देखते हैं कि क्या आता है। तो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग इज कैपेसिटेंस of an spherical isolated conductor, capacitance of a spherical isolated conductor। यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने स्फीयर की बहुत बातें करी हैं पिछले चैप्टर में कि मेरे पास एक स्फीयर है, मेटेलिक बॉडी है जिसकी रेडियस R है, ठीक है। मैंने इसको Q चार्ज दिया, तो इसका जो सरफेस का मेटेलिक बॉडी है, होलो स्फेरिकल शेल की बात हो रही है। ये जो सरफेस का जो पोटेंशियल है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है KQ/R, दिस इज द फॉर्मूला। हमने बोला है कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है, जो भी हमारे पास Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q/V। तो हमने बोला यार Q लिखते हैं, अभी देखते हैं, इससे बहुत चीजें ऑब्जर्व होंगी। अभी V की जगह लिख रहा हूं मैं KQ/R, गायब गायब। अच्छा, यहाँ पर मेजरली वी डोंट यूज एज मच K, वी ऑलवेज यूज थिंग्स इन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसी जगह पे 4 पाई भी आ रहा है, बट मेजरली एप्सिलॉन नॉट तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो हमने बोला यार एक, तो पहला इंपॉर्टेंट कुछ स्टार्टिंग आज के, एक्चुअली आज तो हम बहुत सारे फॉर्मूले करने वाले हैं। तो अगर मेरे पास एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। तो पहला चीज V इज इक्वल टू IR, सेम चीज यहां पर भी है। रेजिस्टेंस वोल्टेज पे या करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इवन दो फॉर्मूला स्टार्ट यहां से हो रहा है, बट हमेशा जो हमारे पास V आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q के, और Q कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आइसोलेटेड कैपेसिटर जो है उसकी जो कैपेसिटेंस आ रही है वो आ रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R कहना है उसके साइज की प्रॉपर्टी है कि उसका हमने स्फीयर लिया है तो वो किस पे कि उसका कैसा शेप है, क्या उसका साइज है, और एप्सिलॉन नॉट होती है हमारी मीडियम की प्रॉपर्टी। अगर हमने उसको पानी में डाल दिया या किसी और चीज में डाल दिया तो कहना से हमारा चेंज हो जाएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज और प्रोबेबली मीडियम इन विच इट इज केप्ट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन Q और V। ये मैन्युफैक्चर मैंने करा, बन चुका है, अब मैं उसको कितना चार्ज दे रहा हूँ या उसका पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है वो सेम F इज इक्वल टू M है। M इज नॉट प्रोपोर्शनल टू F, C इज नॉट प्रोपोर्शनल टू Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, कि क्या शेप लिया है, मतलब हम आएंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे या पैरेलल प्लेट पे, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, एंड किस मीडियम में रखा गया है। ये समझ में आ रहा है। तो पहला फॉर्मूला याद रखना है, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये लिखो और इसके बाद फिर लिखते हैं कैपेसिटेंस। हाँ ओके, राइट डाउन दिस। ओके, इसके नीचे बस ऐसे लिख लो, इससे पता लग जाएगा। सो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन शेप, size and medium in which it is kept, shape, size and medium in which it is kept। ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करता मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये नई चीज अभी तक हमने पढ़ा नहीं है वो सब। तो प्लीज ये भी लिख लो इफ यू वांट टू राइट, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q और V, है ना। इट डज नॉट, फॉर्मूले से इमीडिएटली वही सेम कहानी, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q और V। मटीरियलिस्टिक नहीं, मतलब मटीरियलिस्टिक तो तू है। हाँ बोल दे पता ना एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है, ये भी आजकल तू बता नहीं रहा है मुझे, हो रहा है। हाँ नहीं बोलना मटीरियलिस्टिक नहीं, मतलब कि हमने कंडक्टर बनाया किस, क्या अभी जैसे हम अगला वाला जो पार्ट कर रहे हैं है ना, वहाँ पे हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर करेंगे या वो, तो किस शेप का बनाए, किस टाइप का कैपेसिटर है, मतलब मेरा मतलब वही था, मतलब कि क्या बनाया गया है ना, वो बकेट वाला साइज, वो सेम कहानी। ठीक है, यहाँ तक सही पक्का, बड़े आगे। अब एक और ऑब्जर्वेशन, तो हम यही तो चाहते हैं यार, हम नॉर्मली ना हर बार यही चाहते हैं कि यार चीज साइज उसका छोटा हो बट उसकी कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज बहुत ज्यादा हो, हम यही चाहते हैं इन जनरल। हम आइडिया क्या है कि यार कैपेसिटेंस ना जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि हम एनर्जी स्टोर कराना चाह रहे हैं थ्रू चार्ज। तो अगर जितना कैपेसिटी बढ़ जाएगी चार्ज होल्ड करने की, उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो क्या देखा गया,
ये था आइसोलेटेड। व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व, और वो आइडिया समझना कि कहाँ से आया। एक कंडक्टर लिया, दूसरा कंडक्टर लिया, ये देखा गया कि एक बॉडी को अगर कुछ चार्ज दो, ठीक है, और दूसरा एक कंडक्टर, दो मेटेलिक प्लेट है या दो कोई कंडक्टर रखे हो और दूसरे को अर्थ कर दो, इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट कैपेसिटी इन दिस केस इंक्रीजेस ट्रमेंडसली, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है अगर तुम किसी एक को चार्ज दो और दूसरे कंडक्टर को पास में रखो नियर बाय और उसको अर्थ कर दो, तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इवेंचुअली क्या होता है, आई एम कमिंग टू दैट, जैसे हमने वहाँ पे भी देख लिया था, अभी भी देखा कि अगर एक को क्यू चार्ज दिया था प्लेट को और दूसरे को अर्थ कर दिया था तो क्या हुआ था, इस पर माइनस क्यू आ गया था। एंड इस सेटअप को, बिकॉज इन दिस स्पेसिफिक केस एनर्जी इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली, इसलिए हम बोलते हैं कि तो जो सेटअप होता है जहां पर दो कंडक्टर आसपास रखे होते हैं और एक को प्लस क्यू चार्ज और एक को माइनस क्यू चार्ज देते हैं, उस सेटअप को हम बोलते हैं कैपेसिटर, पूरी चीज को, उस पूरी कहानी को। तो अब थोड़ी सी चीज एक और याद रखेंगे, हमने अभी भी बोला Q इज इक्वल टू जो CV होता है, यहाँ पर एक्चुअली V हमने आइसोलेटेड के लिए बात करी, बट इट इज ऑलवेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। कौन से दो की बात हो रही है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की बात हो रही है। तो हम रियलिटी में जब वो क्यू बोलते थे, ये वाला क्यू, तो एक्चुअली यहाँ पर भी ये डेल्टा वी ही है, बट रियलिटी में क्या होता है, इसकी वजह से इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल जीरो होता था, तो यहाँ पर वो डेल्टा वी में जो यहाँ पर काइंड ऑफ वी माइनस जीरो लिखा है। तो अब जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा और चेंज करना है, ये हमेशा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, एंड या फिर करस्पॉन्डिंगली C होता है Q बाई डेल्टा वी के बराबर। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है, पक्का? तो अभी एक चीज और लिखेंगे और इसको स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, इसको फिर से जस्टिफाई कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है, विच आई एम कमिंग टू। तो बट आइडिया ये समझ में आ रहा है, अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी होगा, बिकॉज हमने जब प्लस क्यू और एक माइनस क्यू रखा। तो आइडिया क्या है यार, बहुत सिंपल सा आइडिया है। यहाँ पे डेल्टा वी है, तो प्रैक्टिकली अगर तुम फील करो, डेल्टा वी जितना कम होगा, कहने से कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। जब केवल इकलौता प्लस क्यू चार्ज था, तो उस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल आया था। अगर जैसे ही मैं अगर उसके पास में एक माइनस क्यू रखूं, तो कहने से माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो निगेटिव आएगा, प्लस की वजह से पॉजिटिव आएगा और इसकी वजह से निगेटिव आएगा। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस कहने से वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही ये कम होगा तो ये बहुत बढ़ जाता है ना। पर कैसे, अभी तो आपने बताया कि नहीं, सेटअप तो वो बनेगा, एक वो सेटअप है, वो भी एक जैसे स्फेरिकल शेल एक सेटअप है, ऐसे ही मैं अगर एक स्फेयर के बाद दो स्फेयर लूँ तो ये भी एक सेटअप बन गया है ना। एक प्लेट ली और दूसरी प्लेट ली तो ये एक सेटअप है। तो जब बन गया है वो काम हो गया है, बट जब दूसरी प्लेट रखी तब इंडिविजुअल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस होगी उसकी, दूसरी रखी, इन दोनों को मिलाकर जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स हो गई है, बट वो एक सेटअप है, एक टाइप का कैपेसिटेंस हम यूज करना चाह रहे हैं जिसमें हम उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ा पाए, है ना। हाँ वो सेटअप में तो चार्ज जीरो हाँ, टोटल चार्ज जीरो है, तो वही उस पर आ रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये वन ऑफ द चार्ज पे क्या है, आ रहा हूँ मैं ये सब डाउट पे अभी क्लियर कर रहा हूँ, है ना। एक मिनट, तो यहाँ पर एक बार जस्ट क्विकली ओनली राइट दिस थिंग, है ना। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाफ एन आवर रुको, सारी चीज़ ये वाली क्लियर हो जाएगी। इस पे दो तीन स्टेटमेंट लिखते हैं क्विकली। इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड, it is being observed that when two conductors are placed, it is being observed that when two conductors are being placed nearby to each other, and a charge is given to one of them, and and other is being earthed. Charge is given to one of them and other is being earthed. The charge holding capacity increases tremendously. The charge holding capacity increases tremendously. ठीक है, एक लाइन छोड़ के एक और स्टेटमेंट लिखो। तो हम कैपेसिटर किसको बोलते हैं? सो राइट डाउन, when two conductors are placed very nearby to each other, carries
equal charge but in opposite polarity, carries equal charge but in opposite polarity, the system is called as capacitor. The system is called as capacitor. ठीक है. When two conductors are placed very nearby to each other and carries equal charge but in opposite polarity, the system is called as capacitor. अब इसका ना एक चीज़ अब थोड़ा सा आइसोलेटेड और उस पर दोनों को कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा सा एक और आइडिया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छोटा था, अच्छा एक बहुत छोटा सा एक वैसे वर्बल सवाल एक बार यहाँ पर एक चीज़ और ना, माइक्रोफैरड का एक रीज़न बताना चाह रहा था. एक वो रीज़न भी सुनो अच्छा कि वो माइक्रोफैरड हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसका रीज़न ना यहाँ से भी एक चीज़ और पता लगी. मुझे बताओ, आइसोलेटेड कैपेसिटर जो आया था उसकी कैपेसिटेंस क्या आई थी, 4πε0 × R. मैं अगर तुमसे बोलूँ कि अगर मुझे 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना है ना, तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे एक छोटा सवाल करूँ, व्हाट शुड बी द रेडियस, व्हाट शुड बी द रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटर, है ना. तो यार एक बहुत अजीब सी चीज़ आई है, समझना ध्यान से. हम C की वैल्यू 1 बोलना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू 4πε0 × R. तो R क्या आ गया अपने पास, 1/4πε0. यार ये आ रहा है 9 × 10⁹. समझना ध्यान से, एक चीज़ आइडिया समझा रहा हूँ कि ये क्यों हुआ ऐसा, समझना. मतलब एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है अगर स्फेरिकल, अगर मुझे 1 फैरेड का अगर कैपेसिटर बनाना है तो प्रैक्टिकली मुझे इतनी बड़ी रेडियस का एक स्फीयर चाहिए होगा. अर्थ की रेडियस पता है क्या होती है अभी, अर्थ की रेडियस, नो रेडियस नॉट मास, नहीं किसी को नहीं पता. अरे हाँ, 6400 यूनिट किलोमीटर. सो 6400 किलोमीटर होती है, मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर. भाई इससे भी 1000 गुना बड़ा कैपेसिटर चाहिए होगा स्फेरिकल. वेरी वियर्ड थिंग, इससे 1000 गुना बड़ा कैपेसिटर चाहिए होगा, 1000 10,000 जो भी है ना. अगर मुझे 1 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए, इवन अगर अर्थ के साइज का कैपेसिटर होगा ना, अर्थ के साइज का, तो उसकी कैपेसिटेंस होगी 4πε0 × RE. अगर मैं RE की वैल्यू ये डालूं तो ये नंबर आता है कुछ 711 × 10⁻⁻6 फैरेड या फिर 711 माइक्रोफैरेड. समझना, अगर अर्थ की जो ये बहुत सारे एग्जाम में ना ये फालतू सवाल बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, वो होती है 711 माइक्रो, ये मतलब वैल्यू डाली है बस की. अच्छा सुन तो लेकिन मैं, तो ये वैल्यू डाली है, तो अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वो है 711 माइक्रोफैरेड. तो अब ये समझ में आ रहा है, तो जो रियल लाइफ में जो कैपेसिटर यूज होते हैं, ऑब्वियसली साइज कहाँ ही कंपेयर हो रहा है, तो वो 2, 5, 6 माइक्रोफैरेड के यूज होते हैं. 1 फैरेड तो मैं समझ में आ गया कि साइज इतना बड़ा चाहिए तब वो 1 फैरेड पहुंचेगा. तो रियलिटी में हमारे पास जो कैपेसिटर है, तो अभी वो प्लस माइनस का भी वो चक्कर बता रहा हूँ कि क्यों हुआ. तो अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस स्फेरिकल है, तो ये आ रही है, विच इज नाउ यू कैन इमेजिन कि अर्थ का साइज है 6400 किलोमीटर, तो इमेजिन बहुत ही बड़ा नंबर है ना. उतने बड़े कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 711. तो अब हम उसको बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, अब हम उसकी बात करना चाह रहे हैं. ये समझ में आ रहा है पक्का, श्योर. डू यू वांट टू राइट दिस, या समझ में आ गई, इसमें क्या लिखेगी तो जल्दी से लिख, जल्दी. हाँ 711 ये, हाँ मतलब CET टीम बहुत बार पूछा गया ऐसे वाले प्रॉब्लम्स ना, जहाँ पे व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं. मतलब कुछ है नहीं, बट आइडिया समझ जाओ कि क्या है वो. ठीक है. तो अब एक चीज़ और सुनो ध्यान से. अब जो ये प्लस माइनस का चक्कर था, उसका एक और रीज़न था. जब हमने ये बनाया ना, ठीक है, हमने जब इसको चार्ज क्यों दिया, तो हमें पता है कि अगर ये सपोज हॉलो स्फीयर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहने से यहाँ से स्टार्ट होगी, अंदर 0 होती है, और बट वो यहाँ से स्टार्ट होकर अप टिल इन्फिनिटी जाती है. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है फॉर अ हॉलो स्फीयर, कहने से वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द सरफेस एंड गोज अप टू इन्फिनिटी. तो जो एनर्जी स्टोर होती है ना, जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहीं वहीं पर एनर्जी स्टोर होती है. तो प्रैक्टिकली ना इसके पास जो भी एनर्जी है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कराना चाह रहे हैं, वो स्टार्ट होती है R से, सरफेस से, और जाती है इन्फिनिटी तक. इट इज समथिंग लाइक, मेरे पास 10 लीटर का पानी है बकेट का, मैं रूम में फैला दूं. अब वो है तो 10 लीटर, पर प्रैक्टिकली वो यूज ही नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुमने वो फैलाया हुआ है एक बहुत बड़े सरफेस एरिया में.
समझना ध्यान से आइडिया, वो सेम कहानी है। अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो है, इसके पास एनर्जी है क्योंकि उसके पास चार्ज है, उसके पास कैपेसिटेंस है, तो वो एनर्जी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो कैपेसिटर या कोई भी चीज़ जो चार्ज स्टोर करता है इट कैन स्टोर इट्स एनर्जी, बट कहाँ एनर्जी स्टोर होती है, जहाँ जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब एक बहुत मेजर प्रॉब्लम कि वो एनर्जी फैली हुई है, उसका यूटिलाइजेशन इज नॉट प्रॉपर। पर जैसे ही तुमने ये काम करा, हाँ जैसे ही तुमने ये काम करा, मैंने बोला अब थोड़ा सा फील दे रहा हूँ ये पुराने वाले उससे, अभी आ रहा हूँ इस पर वापस। ये था कि ना, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ कितनी होगी, जब अगर केवल एक सिंगल प्लेट होती तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होती, इन्फिनिटी तक जाती। बट जैसे मैंने एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज पास पास रखे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू की वजह से जो भी होगी, माइनस क्यू की वजह से उल्टा, तो यहाँ पे भी जीरो, सेम यहाँ पे भी जीरो। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से स्टार्ट होंगी और यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। जो एनर्जी पहले स्टार्टिंग से इन्फिनिटी तक फैली हुई थी, मैंने उसको एक डब्बे में बंद कर दिया। अब कहने से वो मेरे लिए कन्फाइंड एनर्जी हो गई है ना, तो वो एनर्जी मेरे पास, अब मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ प्रैक्टिकली। पहले एनर्जी वो फैल, अच्छा फिर से एनालॉजी है ऑब्वियसली, वो पानी फैलना ये सब केवल एनालॉजी दे रहा हूँ समझाने के लिए, इसका कोई यूज केस नहीं है। बट आइडिया समझ में आ रहा है कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम अभी एनर्जी डेंसिटी पे आएंगे, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि एनर्जी हमने कन्फाइन कर दी है। तो इसलिए वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज कि जब हम हमारे लिए अब जो फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस नाउ, क्या Q इज इक्वल टू सी वी है, बट यहाँ पर V का काम करेगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा V वाली कहानी है, तो जो भी प्लस का पोटेंशियल और माइनस का पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमारे सिलेबस में केवल 3 टाइप के कैपेसिटर हैं, समझना, वन इज स्फेरिकल, वन इज सिलेंड्रिकल एंड वन इज पैरेलल प्लेट, जिसमें मेजॉरिटी 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 5% प्रॉब्लम है जो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, वो होते हैं स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पर, इसलिए उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड देन कमिंग टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब समझते हैं कि उसको यूज कैसे करते हैं, कैसे क्या क्या कहानी होती है। सो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग एज स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वर्ड ये जो जब भी यूज होगा, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज आसपास रखे हैं, उस सेटअप को हम बोल रहे हैं कैपेसिटर। तो ये भी कैपेसिटर ही है, बट इसका हमने हमारे सिलेबस में कोई रैंडम शेप्स नहीं है, केवल स्टैंडर्ड 3 है। तो हम प्लस माइनस, दिस इज ऑल्सो अ सेटअप इज कॉल्ड एज कैपेसिटर, बट जो हमें पढ़ना है फर्स्ट वन इज स्फेरिकल। एक होलोस्फेयर, दूसरा होलोस्फेयर। अच्छा, तो अब पहली चीज में मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। तो आइडिया क्या है, कैपेसिटर हमने क्या बोला कि एक को प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरे वाले को अर्थ कर दो या माइनस क्यू दे दो, इट्स द सेम कहानी, वो माइनस ही आएगा। जैसे यहाँ पे एक बार मैं वापस बता दे रहा हूँ तुम्हें कि सपोज 2 स्फीयर थे, होलोस्फीयर, एक की रेडियस ए थी और एक की रेडियस बी थी, अंदर एंड बाहर वाले की। इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको मैंने अर्थ किया। अच्छा, अगर तुम्हें याद हो वो लास्ट वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ये क्यू चार्ज कहने से यहाँ पर अंदर वाले पे 0 आता था, सारा का सारा प्लस यहाँ रहता था। जस्ट डायग्राम वापस से ये है ना, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बाहर वाले के इनर सरफेस पे आता था, मतलब इसके इनर सरफेस पे आएगा माइनस क्यू, है ना, और बाहर वाले पे 0 होगा। क्योंकि मुझे अगर इसका पोटेंशियल 0 करना है तो ध्यान से देखो, इस क्यू की वजह से आएगा के क्यू बाई बी, और यहाँ पर माइनस क्यू ही होना चाहिए, तभी दोनों का मिलाकर यहाँ 0 होगा। तो अर्थ करने पर या तो तुम मैनुअली इसको अर्थ मत करो, हटा दो और इसको माइनस क्यू चार्ज दे दो, या फिर इसको न्यूट्रल रखो और अर्थ कर दो, इट्स द सेम कहानी। ठीक है, करने का तरीका समझते हैं कि क्या है। अच्छा, तो सारा का सारा चार्ज आएगा यहाँ पर, ये वाला। अब सारी एनर्जी जो हुई वो बीच में वापस से कन्फाइंड हो गई। देखो एक बार ध्यान से समझा रहा हूँ बस, इसके अंदर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इसकी वजह से भी 0, इसकी वजह से 0, बाहर इस प्लस क्यू की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर फिर 0, तो सारी एनर्जी इसके बीच में कन्फाइंड है। तो जैसे मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया तो वो एनर्जी मैंने कन्फाइंड करना चाह रहा हूँ उन दोनों के बीच का जो रीजन है। यहाँ तक सही। फॉर्मूला इज अगेन वेरी 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 सिंपल। हमने बोला है किसी भी चीज की कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है, उस पर जो भी चार्ज है अपॉन वट एवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो अगर मैं डेल्टा वी अगर पता कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। तो वो डेल्टा वी क्या है, कोई भी 2 पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ ऑन द स्फेयर। पी कहीं नहीं, क्यू तो यूज किया है ना, जो भी यार, प्लस और माइनस लिखना चाह रहा है तो कंफ्यूज कर रहा फालतू में, और लिख दो प्लस और, चलो ये भी लिख दो। ओके, सो डेल्टा वी का काम कौन कर रहा है, वी ए माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे वाली, है ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनी विच वेज पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इसलिए वी ए माइनस वी बी, तो प्लस वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमने क्या बोला है, ए का पोटेंशियल,
नहीं, ए का पोटेंशियल किसकी वजह से है, तू ही बोल दे। हाँ पता क्या होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल इनर हॉलोस्फीयर की वजह से क्या लिखूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ, आर तो है ही नहीं, बस खत्म। उसके नेगेटिव वाले की भी वजह से वो आएगा ना, दोनों की वजह से आएगा ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, हाँ तो मतलब इसके और इसके, सॉरी इसकी वजह से के क्यू बाई ए प्लस इसकी वजह के लिए, हाँ बोल के माइनस क्यू बाय नहीं बाय बी बाय बी। तो ये वाला पॉइंट इस बाहर वाले स्फीयर के लिए अंदर है, तो जो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही के माइनस क्यू बाई बी, राइट, माइनस साइन। वी भी तुम्हें लिखना हो लिख दो, वो जीरो ही है क्योंकि अर्थ करा गया है। बट अगर तुम वैसे लिख भी दोगे, एक बार पहली बार बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, तो अगर मैं वो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इसकी वजह से के क्यू बाई बी आएगा प्लस के माइनस क्यू बाई बी, राइट। तो वो जीरो आना भी चाहिए भाई, वो अर्थ करा हुआ है, तो ये तो एनी विच वेज कैंसिल होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, जो मेरे पास यहाँ पर डेल्टा वी आ रहा है, वो डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पर, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई यहीं पे ही कर दे रहा हूँ। ये तो गायब हो गया, के और क्यू कॉमन ले रहा हूँ, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी आ रहा है, राइट। एक चीज और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो बी माइनस ए अपॉन ए बी। नाउ पुटिंग दिस डेल्टा वी ऊपर, क्यू तो कैंसिल होना ही है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, सो क्यू अपॉन डेल्टा वी की जगह हम रिप्लेसिंग के क्यू बी माइनस ए, गायब गायब, हम के फॉर्म में नहीं याद रखते हैं अब चीजें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर जाएगा वो ए बी अपॉन बी माइनस ए। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। जैसे एक और चीज लास्ट ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं बी को इन्फिनिटी कर दूं तो प्रैक्टिकली ये आइसोलेटेड स्फीयर बन गया। तो देखो ध्यान से, वो सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर बी अप्रोच करे इन्फिनिटी, इस बी को नीचे लाके लिख रहा हूं, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इस b को डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर बनेगा 1 माइनस ए बाई बी। अगर b इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये जीरो तो वो आना भी चाहिए, क्योंकि वो पहले वन में भी आइसोलेटेड के लिए यही पढ़ा था। तो इनडायरेक्टली ना आइसोलेटेड का मतलब, जो हमने पहला काम करा है ना, इसमें ना हमने बोला नहीं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है ना, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रही है, तो इनडायरेक्टली वो माइनस खत्म जहां पर हो रही है वो हमारे पास बिल्कुल इन्फिनिटी पे, तो जो दूसरा है वो एक्चुअली इन्फिनिटी है। तो बेटर तरीका उसको समझने का ये है कि हमारे पास अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों के सेटअप को हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोल रहे हैं, हुज कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। पक्का, श्योर, हाँ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस केवल क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी अंदर, आंसर यही है, ऐसे। वही बोलूं, जब मैंने मैन्युफैक्चर करा, क्या ये Q और V पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, मतलब ये निकालने का तरीका है, बट डिपेंड किस पे कर रहा है, क्या शेप है, साइजेस A और B की वैल्यूज क्या है, और एप्सिलॉन नॉट इज मीडियम की प्रॉपर्टी है ना। मैं क्यों देखूं भाई, क्या राइट देंगे ना, गौरव सर बहुत कुछ बोलते हैं जो करते नहीं कभी। क्या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जल्दी 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 जल्दी, अच्छा ये सब याद रखना है, जितने डब्बे बना रहा हूँ वो सब याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल का अगर प्रॉब्लम आएगा तो जस्ट द फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, तो वो केवल वैल्यू याद रखनी है कि वैल्यू ये होती है। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर किसको बोल रहे हैं, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा वाला सिलेंडर है, और एक को प्लस क्यू चार्ज, एक को माइनस क्यू चार्ज दे रहे हैं। सो वन ऑफ द सिलेंड्रिकल और कॉमन एक्सिस, तो जो फैन में लगा होता है वो प्रैक्टिकली वो यही होता है। हाँ, मतलब वो छोटी छोटी सर्किट्स में ऐसे ऐसे, यस यस यस, दैट वन, एग्जैक्टली वही है वो। ब्रेडबोर्ड पे जो, हाँ हाँ, वो वही वाला, यही कैपेसिटर है वो। ओके, सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक सिलेंड्रिकल चीज़ के अंदर दूसरा सिलेंडर रखा है, ऑब्वियसली कॉमन एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें करने का तरीका क्या है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया है, अंदर वाले को ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका चार्ज कहाँ आएगा, ऑन द सरफेस, राइट। और जो दूसरा वाला है उसको या तो अर्थ कर दो या माइनस चार्ज दे दो, तो इट्स द सेम कहानी है। तो अर्थ करोगे तो इवेंचुअली यहाँ पर चार्ज माइनस आ जाएगा इधर,
अच्छा एक चीज़ अब देखो, यहाँ पर भी वो जीरो है, बार बार है नहीं, अगर बाहर वाला पॉइंट लोगे है ना, तो अच्छा तुम्हें याद है गॉस लॉ में करा होगा मोस्टली, अगर एक सिलेंड्रिकल चीज़ है तो उसकी वजह से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एग्जैक्टली वही होती है। अच्छा वी ट्रीट दिस थिंग एज अ वेरी लार्ज, है ना, तो वो हम उसको वायर की तरह ट्रीट करेंगे, 2k लैम्डा बाई आर वाली कहानी। अगर इसकी लेंथ एल ले लो तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकली लैम्डा है वो q बाई एल जैसा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर देखो तो इस प्लस की वजह से 2k लैम्डा बाई आर इधर और माइनस की वजह से इधर, तो जीरो हो जाएगी। सेम कहानी अंदर, अंदर गॉसियन सरफेस बनाओगे सिलेंड्रिकल तो फिर से अंदर कोई चार्ज नहीं है, जीरो। तो सारी की सारी फील्ड कैन यू सी कि इसके बीच में मतलब एनर्जी इन दोनों के बीच में कन्फाइंड है। यहाँ तक सही पक्का। नाउ द प्रॉब्लम इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू द वायर, क्या ऐसे होती है 2k लैम्डा बाई आर। अच्छा एक मिनट क्विकली, इस पॉइंट पर कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, बीच वाला कोई पॉइंट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस जगह पर, यहाँ से r डिस्टेंस पे जो ये पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2k लैम्डा बाई आर, है ना। माइनस की वजह से नहीं आएगी क्योंकि वो अंदर है, फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसके अंदर चार्ज आएगा, तो यू कैन स्टिल, इसके लिए ये पॉइंट अंदर है तो इसकी वजह से फील्ड नहीं आएगी, केवल इसकी वजह से आएगी। एंड इसकी वजह से फील्ड वही होती है जो सिंगल वायर की वजह से होती है, प्लेस एट द एक्सेस, पक्का ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है, कौन से दो पॉइंट, एक जो प्लस वाले पर है और एक माइनस वाले पर है, राइट। तो जो डेल्टा वी का काम करना है अपने को, एक मिनट सॉरी, सी निकालना है अपने को क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो जो डेल्टा वी है कहना ऐसे वो यही है ना, वी ए माइनस वी बी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है कहना ऐसे। फिर से हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूले पे जाएंगे ई डी आर पे, अगर कांस्टेंट होती तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते, नहीं तो इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, अरे लिख लेना एक बार, देख लेना। ई डी आर पक्का। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, ए से बी तक, तो डायरेक्टली लिमिट डाल दे रहा हूँ। तो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ आ रही है, ए से बी, पक्का। यहाँ पर ए पर जो पोटेंशियल है उसको वी ए बोल रहा हूँ और जो बी पर पोटेंशियल है उसको वी बी बोल रहा हूँ, चलेगा। ये समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट लिखा और केवल लिमिट करस्पॉन्डिंगली इसका ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, हाँ मतलब वो भी उल्टा कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये माइनस साइन फॉर्मूले का इंटीग्रेशन ई, कहना से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2k लैम्डा बाई आर, कॉस जीरो वाली कहानी है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हो, है ना। ये आएगा ए से बी, हमें वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो इस माइनस को यहाँ कंज्यूम कर दे रहा हूँ क्योंकि प्लस का पोटेंशियल ज्यादा है ना, कि वो फाइनली वो डायरेक्टली वो बन जाएगा। सो वी ए माइनस वी बी जो हमारा डेल्टा वी का काम कर रहा है वो ये आया। एंड ये जो चीज़ है इसमें 2k लैम्डा माइनस कंज्यूम हो गया है, माइनस कंज्यूम हो गया है, 2k लैम्डा बाहर आएगा, 1/r², थप्पड़ इंटीग्रेट, थप्पड़, हाँ तो है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। तो एल एन आर आएगा, एल एन आर आएगा बी ए, तो एल एन बी बी एल एन बी माइनस एल एन ए, तो एल एन बी बाई ए, है ना। तो 2 आएगा, के आएगा, लैम्डा आएगा, एल एन बी बाई ए। कहना से ये हमारा डेल्टा वी का काम कर रहा है, डायरेक्टली चिपका रहा हूँ यहाँ, तो क्यू अपॉन डेल्टा वी की जगह चिपका रहा हूँ 2k लैम्डा एल एन बी बाई, अच्छा एक चीज़ कुछ गायब कर दी, नहीं सही है ना। अच्छा हाँ रिप्लेस करना है, सॉरी, यही रिप्लेस कर दूँ, नीचे अच्छा नहीं तो Q कैंसिल हुए, Q बाई एल है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, 2 जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा। नॉट इनटू एल, एक स्टेप तुम लिख लेना अब यहाँ पे। सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, अगेन ओनली फॉर्मूला इज व्हाट इज नीडेड। सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल अपॉन एल एन बी बाई ए, पक्का श्योर। मतलब टू बी ऑनेस्ट डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जस्ट इन केस कहीं पर किसी और जगह पे कुछ टाइप ऑफ फॉर्मेट में यूज हो जाए तो यूज हो जाए, बट हाँ एज सच बहुत मेजरली ज़रूरत नहीं है उसकी। सिलेंडर में जो चार्ज फॉर्म होता है, हाँ एग्जैक्टली ऑन द साइड यार। और वैसे भी ना अगर तू देख यार, अगर किसी चीज़ को प्लस चार्ज दे और किसी चीज़ को माइनस दे, तो अगर उनके पास ऑप्शन है ना, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ना, तो एनी विच वेज वो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस इसके आउटर सरफेस पे और ये माइनस इसके इनर पे आता है। यहाँ गंदगी हो जाएगी इसलिए बाहर बनाया है, बट रियलिटी में ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसके बाहर प्लस आता है पेरीफेरी पे, और दूसरे वाले के लिए अंदर वाले पर आता है। क्योंकि अगर एक प्लस और माइनस है, जितना पास पास आ सकते हैं उतना पास पास आने की कोशिश करेंगे ना,
है ना, तो वो एक्चुअली बाहर वाले पे जीरो होता है और अंदर वाले पे माइनस आता है पूरा, क्योंकि वो अट्रैक्शन कर ही रहे हैं ना। फिर से बोलो। अच्छा, यहाँ की वजह से, हाँ, तो अगर मैं तुमसे केवल ये बोलूँ कि एक सिलेंडर है सिंगल, ठीक है, एक इकलौता सिलेंडर है इन्फाइनेटली लॉन्ग, मैं अगर बोलूँ ये मेरी एक्सिस है, इसके बाहर फील्ड निकालना चाहूँ एक बार मैं और एक बार मैं अंदर निकालना चाहूँ, तो मैं फिर से यहाँ गॉसियन सरफेस कुछ वैसे ही लूँगा, सिलेंड्रिकल टाइप। इसके अंदर यूनिफॉर्म के चक्कर में E इंटू 2πRL आएगा अंदर वाले का, ये छोटू r, ये L, बट उसके अंदर चार्ज कितना, जीरो। तो सिलेंड्रिकल चीज़ अगर हॉलो सिलेंडर है तो उसके अंदर नेट फील्ड कितनी आती है, जीरो। क्यों, फिर से भाई, क्योंकि Q इन जीरो है ना, और Q इन जीरो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा E इंटू गॉस लॉ इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये मतलब अगर यही जीरो है तो फिर ये जीरो है, तो अंदर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है और सिमेट्रिकल बॉडी है इसलिए। ठीक है, अबे नहीं नहीं, क्या आदत ही पड़ गई है, मतलब बाय डिफॉल्ट कोई कुछ बोले नहीं। पहली क्लास में कोई और कोई क्लास तो नहीं होगा, है ना, सबकी कॉलेज चल रही अरे वो एडवांस वाला पेपर आ रहा है ना, मेरे वाला एक्चुअल 12th, हाँ, तो 12th अब तुम्हें बोलने लगे वैसे हम लोग, है ना, क्योंकि 11th आ गया है, तो वो है, उनको क्या बोले, जो भी मतलब, हाँ, मींस पास। बट 15 तारीख तक है यार उनका, नहीं कब है, 15-16 जब भी है, ऐसा 15 दिन के 18 पहले जो भी। लेक्चर की थोड़ी जरूरत या तो उनको केवल, अब वो बहुत सारे पेपर करते हैं ना, रोज़ एक एक पेपर करते हैं मिनिमम, डाउट है। हाँ, तो केवल पेपर का डिस्कशन होता है बस, वो एक नहीं बल्कि दो पेपर करते हैं वो, क्योंकि वो 9 से 12 एक पेपर होता है, तो यू हैव टू हैव द अदर, है ना, तो वो नहीं 9:30 से 12:30 होता है, एंड दे गिव एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, क्योंकि वो तरीका ही वही है, मतलब लास्ट मोमेंट पे, आई थिंक लास्ट के 2 महीने सबका यही होता है, मतलब केवल पेपर, और कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया, अभी सेम चीज़ पढ़ने का नहीं, पेपर ही नई चीज़ें बताता है, तो फिर जितने इधर उधर से जितने पेपर तो पेपर का ही डिस्कशन है, मतलब पढ़ने का तो यही होता है। सही है, बढ़िया गए, कितने मतलब 9-10 जन है, क्या क्या, 9-10 जन। हाँ हाँ, तो वो भी ना ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सबको डाउट होता है, तो वैसा है कि बहुत सारे तो मेजरली, तो मैं यही बोलता हूँ कि उतना टाइम मैं भी नहीं दे पाता हूँ, तो आपस में वो रोज़ 10 घंटे साथ में बैठते हैं सब लोग एक जगह पे, तो सुबह आ जाते हैं, पहला पेपर दो, तो उसका डिस्कशन करते हैं आपस में, फिर दूसरा पेपर दो, उसका डिस्कशन, तो जो क्यूमुलेटिव डाउट होते हैं पूरे, कि जो किसी को नहीं आए, फिर टीचर के साथ फिर वो उतना डिस्कशन, क्योंकि हर पेपर वो बहुत डिफिकल्ट है ही ना, एडवांस वाले प्रॉब्लम्स, है ना, तो किसी को कुछ आ गया, तो बट वो तरीका वही है और वही है, और वही मज़ा आता है, उसमें मज़ा आता है लोगों को। सिलेबस अगर पूरा हो गया है देन पेपर सॉल्व करने में मज़ा आता है, क्योंकि वैसी सिचुएशन है ना कि अगर 5 चीज़ें नहीं आई तो वो 5 नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि सब हो गया है, तो फिर वो मज़ा आने लगता है, अरे और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है, तो लास्ट वाली चीज़ इज़ फन। वंस योर सिलेबस गेट्स ओवर समवेयर इन अगस्त सितंबर, अगर अच्छे से करा है, जहाँ पे तुम्हें वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग, क्योंकि डिफिकल्ट पार्ट है पढ़ना या पहली बार सॉल्व करना। वंस यू आर डन देन मज़ा आने लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो वो है फन। अभी थोड़ा सा ज़्यादा वो है। ओके, लास्ट वन इज पैरेलल प्लेट। क्या अबे एग्ज़ाम निकालना है कि नहीं? मज़े में नहीं निकलेगा ना, वो है दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, तो मज़े में तो नहीं निकल रहा है वो, अल्लाह है, डिफिकल्ट तो है, उसका क्या करोगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑब्वियसली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या है वो स्टोरी, वहीं से स्टार्ट हो रही है। 2 प्लेट्स हैं, ये जो आइस टी पिलाई है ना तुमने, आइस टी, ओके, सो वन ऑफ द प्लेट, अनदर प्लेट, या तो एक को प्लस क्यू दे दो, माइनस क्यू दे दो, या इसको अर्थ कर दो। ये अब हमने बात कर ली, मैं दोबारा से उस कहानी पे नहीं जा रहा हूँ जो आज स्टार्ट करा। इस पे माइनस क्यू आ चुका होगा, इधर पे प्लस होगा और इधर पे माइनस होगा, राइट। अच्छा, फिर से ये हमने अभी बात कर ली, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा, हमने ये शीट की वजह से जब चार्ज एक तरफ होता था, केवल एक तरफ, और उसका सिग्मा होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी, राइट। मतलब अगर एक तरफ चार्ज है देन फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं उसको Q और A के फॉर्म में लिखूँ तो सिग्मा को हम Q अपॉन A लिख सकते हैं,
तो अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रखेंगे, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अंदर जो हमारे पास जो बीच का रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से आएगी, कितनी आएगी, सेम। तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट किसी एक की वजह से बट दूसरे की वजह से भी सेम है, तो डायरेक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट टू, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट आती है, ये अभी यूज नहीं है बट हम बाद में डायरेक्टली यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में वो होती है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो क्या हम डेल्टा V को डायरेक्टली E इंटू डेल्टा आर लिख सकते हैं। एंड इन द डायरेक्शन कम होता है वो मुझे पता ही है, तो यहाँ का ज्यादा है यहाँ का कम है, तो E इंटू डेल्टा आर कहना ऐसे। अच्छा, कैपेसिटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। सो कैपेसिटर जो है इसके प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको, ये स्टैंडर्ड टर्म है, इसको D बोला जाता है। एंड जो एरिया ऑफ द प्लेट है उसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। सो ये एक प्लेट है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, इसका भी A है, उनके बीच का सेपरेशन है D। और यहाँ पर हम इनफाइनाइट प्लेट का मतलब ये होता है, एक्चुअल इनफाइनाइट नहीं होता है, कि D हमारा बहुत छोटी है डायमेंशन ऑफ एरिया, कि ये हमारा अगर सपोज 1 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर है, तो वो हमारा वो है कहानी। तो एंड बिकॉज ऑफ विच ओनली वी आर एबल टू यूज दिस रिजल्ट, क्योंकि वो इनफाइनाइट वाले रिजल्ट यूज कर रहे हैं। सो डेल्टा V होगा E इंटू डेल्टा आर, कहना से यहाँ पे डेल्टा आर का काम करेगा सिंपली D, E की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, तो हमारी डेल्टा V की वैल्यू क्या आ गई, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो हमारे पास कैपेसिटेंस हमने क्या बोला है, Q अपॉन डेल्टा V होता है, डेल्टा V यहाँ चिपकाया, Q और Q कैंसिल हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन D के बराबर। पक्का? श्योर है ना? ओके, राइट डाउन। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यस, बट अगर वो सिमेट्रिकल है, अगर Q एनक्लोज में इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए को अगर मैं E बाहर निकाल पाऊँ, क्योंकि सिमेट्री से अगर वो कांस्टेंट है, और फिर इंटीग्रेशन DA, तो अगर E बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, क्योंकि DA जीरो नहीं होगा, तो फिर हमारा E जीरो होना पड़ेगा अगर वो इंटीग्रेशन के बाहर आए। तो मैंने वहाँ पे डाइपोल का एक एग्जांपल भी लिया था, इफ यू रिमेंबर, कि एक माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू था, और उसको एक स्फीयर के अंदर बंद किया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट समहाउ सिमेट्रिकल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट प्लस के ज़्यादा पास है और ये माइनस के ज़्यादा पास है, तो ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है विद रिस्पेक्ट। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकल फिर भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 है, बट E बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि एवरी पॉइंट इज नॉट सिमेट्रिकल। बट जैसे ही हमने स्फीयर बोला, या जो तू सिलेंडर पूछना चाह रहा है, या शीट बोला, तो अगर वो पॉइंट सिमेट्रिकल है तो E जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा और वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और फिर अगर Q इन 0 है तो फिर E को 0 होना, तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। इस केस में नहीं हो पा रहा है, वहां पर होगा, फिर तो हाँ E 0 होगा। ओके, यहाँ तक सही कहानी, बढ़े आगे। ओके, अगला वाला सवाल है, अगर हाँ एक मिनट, अगला वाला सवाल है, सवाल नहीं, एक अगली चीज याद रखनी। इफ यू रिमेंबर, जब हमने डाइलेक्ट्रिक में किसी चीज को डाला था, जो हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, ये Q1, तो हमने बोला था कि जहां पर एप्सिलॉन नॉट है उसको रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से, राइट? याद है? अभी ये चीज यहाँ पे भी काम करेगी, बट दो चीज याद रखना। अब यहाँ पर ना मेजॉरिटी जगह, मेजॉरिटी बुक्स में एप्सिलॉन आर नहीं लिखते, वहां पे भी बोला था कि K लिखते हैं, बट वहां पर हम बार बार K, Q1, Q2 लिखते थे। अभी यहाँ पर K इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज नहीं होता है, मेजॉरिटी बुक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर अब मैं K यूज करूंगा, एप्सिलॉन आर यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर K के टर्म्स में कोई भी फॉर्मूला हम नहीं याद करेंगे। जैसे ये है तो हम, या ये है या ये है ना, हम यहाँ पर इसको K के फॉर्म में नहीं याद रखना है, हम एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में याद रखना है। तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस चैप्टर में विल डिनोटेड बाय K, क्योंकि एवरी सिंगल बुक दे डोंट यूज एप्सिलॉन आर, दे यूज K, हम राइटिंग K ओनली। तो अब समझना ध्यान से कि क्या है। तो अब यहाँ पर भी हर फॉर्मूला जहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उसको हम रिप्लेस करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बट ये काम केवल और केवल तभी होगा जब हम पूरे सिस्टम को हम डाइलेक्ट्रिक से भरें। जैसे कि ये हमारे पास एक प्लस क्यू था, माइनस क्यू था, मैं छोटा सा वर्बल डेरिवेशन बता रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसके बीच में पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये पूरा मेरा डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो अभी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ रहा है नीचे,
तो वो सीधे सीधे यहाँ पे अंदर एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो A इंटू एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर K भी आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली अंदर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक सेकंड के का वापस बोलो। तो हमने क्या बोला, अच्छा K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। मीडियम अच्छा है, ओके। तो बीच में तो रियलिटी में अगर तुम देखो ना, एक चीज़ और बताता हूँ, आ गया समझ। दो चीज़ एक बार देख तो लो, ये आया। यस। तो अगर तुम यहाँ पर देखो, मैं अभी इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक K आया, तो डेल्टा V करेंगे तो नीचे यहाँ K आएगा, Q अपॉन इसमें लिखेंगे तो ऊपर ये एप्सिलॉन नॉट के साथ K आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली नाउ आई विल अगेन रिमेंबर कि अगर मैंने इस चीज़ को एक डाइलेक्ट्रिक से भरा है तो उसकी जो नई कैपेसिटेंस होगी वो होगी, ये पहले वाली थी इनटू K। तो यार डाइलेक्ट्रिक डालने से ना हम यही तो चाह रहे थे बार बार यार कि कोई तरीका हमें बता दे जिससे कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाए। तो पहला तरीका कि हमने प्लस क्यू माइनस क्यू से कैपेसिटेंस बढ़ी, और अगर बीच में तुम डाइलेक्ट्रिक भर दोगे पूरा, देन उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय द अमाउंट के। एंड रियलिटी में ये काम होता है, समझना। इंडस्ट्री में ना जब ये बनाया गया, अगर एक सच में एक प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये दोनों को अगर फ्री छोड़ दोगे चिपक जाएंगे ना खट से, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो एक्चुअली इनको बचाने के लिए ना बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है कि एकदम से वो नहीं हो जाए, कोलैप्स नहीं कर जाए, या तो मैनुअली कोई पकड़े, है ना, या फिर इनके बीच में लेट्स से मैंने पानी डाल दिया या कोई एक मीडियम डाल दिया, पानी नहीं डाला जाएगा, वो फ्लो हो जाएगा, मतलब कोई सॉलिड टाइप की चीज़ डाल दी। तो अगर हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो ये कोलैप्स नहीं करते हैं। तो उसका एक्चुअल एक यूज़ केस है। तो जब हम किसी के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम से बढ़ जाती है। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब तुमने पूरा भरा है। अभी हम पोर्शन में भरना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, बट अगर पूरा भर दिया यू कैन डायरेक्टली वेरी वेल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड इवन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी गेट रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर K। पक्का? हाँ, पूरे सराउंडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटी अगर भर भी देगी ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, यहाँ जीरो थी। तो हमारे लिए यूज केस ये है, तो इसके बीच में पूरा भरा होना चाहिए, है ना। हाँ, मतलब उसका यूज केस वैसा है हमारे लिए, लेकिन ये कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है ना। सो बेसिकली जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय द अमाउंट के। कि अगर मेरे पास पहले कैपेसिटेंस थी 5 माइक्रोफैरेड, अगर मैंने बीच में पानी डाल दिया, है ना, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक होता है 80, तो वो 80 टाइम्स बढ़ जाती है उसकी कैपेसिटेंस। तो आइडिया क्या है डाइलेक्ट्रिक डालने का, एक्चुअल यूज केस जो इंडस्ट्री वाला है कि यार वो हम बचाना भी चाहते हैं बट उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है। पक्का? अब देखो, अब हम अगला वाला पार्ट करें। जब हमें अच्छा ये पूरा बनाओ, ये अगला वाला डायग्राम जो है वो मेरा ऐसा डायग्राम है क्योंकि वो स्लैब आएगा, अभी ये पूरा भरा है, तो इसको छोटा मत बनाना, एंड टू एंड भरा है ये, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक ये पूरा है ना, ये लाइंस नहीं है, ये पूरा एक पोर्शन ऑफ स्लैब जैसा है वो। ए हाँ के हाँ 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 हाँ, अच्छा प्लीज हाँ एक बार लिख लो। हाँ, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। सुनना ध्यान से। सो अब हमारे पास क्या है, अच्छा इफ यू वांट टू राइट डाउन द हेडिंग बाद में लिखने एक बार। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इट। सुनना ध्यान से अब क्या है, तो अब मैंने पूरा नहीं भरा है, हमने केवल एक T थिकनेस का स्लैब बीच में डाला, पूरी थिकनेस थी D। हमने क्या बोला यार, अगर कैपेसिटेंस निकालनी है जहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, वहां पर 2 पॉइंट है A एंड B, Q अपॉन डेल्टा V इज माई दिस थिंग। पोटेंशियल डिफरेंस से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। तो हमने बोला यार अगर ये प्लस क्यू माइनस क्यू था, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही होगी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट था, और जो पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है कहने से वहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो K के अमाउंट से कम हो जाएगी, तो अंदर इसके अंदर सेम डायरेक्शन में रहेगी बट उतने अमाउंट से कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू K के बराबर। यहाँ तक सही। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक चल के आना है, क्योंकि मेरा डेल्टा V का काम कौन कर रहा है कि वो वाले 2 पॉइंट जो हमसे मेटेलिक प्लेट मेरी ये और ये है, बीच में ये कोई मीडियम है मेटल, ये वाला प्लेट एक मेटल है, मेटेलिक प्लेट है, और ये एक मेटेलिक प्लेट है, उसके बीच में मैंने कोई एक मीडियम भरा है ना। तो अब यहाँ से यहाँ आने में कहना है, यहाँ से जब मैं यहाँ आऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और मैं कितना चल रहा हूँ T, तो पोटेंशियल मेरा कितना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ, वो आएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू K, बट कितना चल रहा हूँ मैं T अमाउंट पे, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ फिर मैं चल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई, बट कितना चल रहा हूँ इतना बचा हुआ, तो D माइनस टी, तो और पोटेंशियल कम होता जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर क्या आएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सही है। C हमारे पास क्या होता है, Q
Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन, इसमें जो कॉमन आ रहा है मैं साथ में कॉमन ले रहा हूँ, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, T by K minus यहाँ पर बचा T बाई के D by T प्लस D माइनस टी, गायब गायब। तो हमारे पास अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला याद करा जाता है, ये दोनों ऊपर गए तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ऐसे मतलब उसको याद ऐसे रखते हैं, D माइनस टी प्लस टी बाई के। और तुम एक बार वर्बली बस ऐसे ही देख लो, अगर t की वैल्यू d के बराबर हो गई तो ये तो पुराना वाला केस हो गया, t अगर d के बराबर हो गया तो ये कैंसिल, और यहाँ d तो वो ऊपर वाला सेम बन जाएगा। अगेन याद रखना है आंसर इज यस, बट ये फॉर्मूला केवल तभी काम करेगा जो स्लैब का एरिया है और डाइलेक्ट्रिक का एरिया है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर ये डाइलेक्ट्रिक छोटू डाला, मतलब सपोज स्लैब का एरिया, सॉरी मेटेलिक प्लेट का एरिया है a और स्लैब का एरिया है a/2, देन दिस फॉर्मूला वोंट वर्क। ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी काम करेगा व्हेन द एरिया ऑफ द मेटेलिक प्लेट एंड द स्लैब का एरिया इज एग्जैक्टली द सेम। क्या ये हम पोर्शन पढ़ेंगे? यस, जब कि आधे एरिया का डाला, 1/4 का डाला और बहुत सारे करना है, पर खाली एरिया चेंज हाँ, नहीं तो अभी अलग अलग डालेंगे, नहीं वो हम अभी करेंगे और इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में, बट अभी नहीं। बट आइडिया समझ में आ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ, के नीचे कैसे आया? एक बार सब लोग लिखो जल्दी से, हमने क्या बोले वही जो फॉर्मूला है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट आएगा उसके साथ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या के लिखना है ना। तो वो नीचे आ रहा था तो हमने नीचे लिख दिया, और उसको जब हम पूरा करते तो फिर ये भी करके ऊपर आए। हाँ, सो इफ यू वांट टू राइट डाउन द हेडिंग, मतलब अदरवाइज इट्स ओके। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पहला सवाल है डेल्टा भी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटेलिक प्लेट ये और ये प्लेट है, ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई है ये एक स्लैब है ना किसी मटेरियल का। तो डेल्टा बी किसका है? जो यहाँ से यहाँ चलने के बीच में, अगर इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, तो ये डेल्टा बी वी ए माइनस वी बी है। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल किस अमाउंट से कम होता है? ई इंटू सिंपली जितना तुम चल रहे हो। तो मैं यहाँ से पहले यहाँ चला, ये बिल्कुल यहाँ पर, ये कोई स्पेस है नहीं है ना, बस दिखाने के लिए बाइफरकेट करा है, बट ये बिल्कुल यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ चलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितना चल रहा हूँ टी, तो ये लिखा पहला टर्म, यहाँ पहुँच गया। फिर यहाँ से यहाँ और चल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितना चल रहा हूँ, दिस इज माई डी माइनस टी, है ना? श्योर, पक्का। एक और फॉर्मूला है पहले, बिफोर आई कम टू प्रॉब्लम, विच इज एनर्जी स्टोर्ड। तो अब यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है कैपेसिटर में, वो फॉर्मूला और पढ़ा है, क्योंकि हम होल कहानी इसीलिए बात कर रहे थे, वी वांट टू स्टोर एनर्जी। तो अगर किसी कैपेसिटर के पास चार्ज क्यू होता है, देन हाउ मच एनर्जी इट स्टोर्स इज। सो राइट डाउन द, मतलब हेडिंग है, डेरिवेशन एक बार बता दे रहा हूँ, बट इवेंचुअली फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। सो राइट डाउन द हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे रेजिस्टर का सिंबल ये होता है ना, बट रियलिटी में ऐसा कुछ दिखता थोड़ा है, वो होता एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो होती है, एल लेंथ होती है, एरिया। तो हम उसको सिंबॉलिकली सर्किट में जब बनाते हैं तो हम बार बार ये बनाना वेरी वियर्ड है, तो हमने उसका एक सिंबल बनाया हुआ है। ऐसे ही कैपेसिटर ना, हम इतनी बड़ी प्लेट्स नहीं बनाते, जब मुझे कॉपी में दिखाना होगा तो हम उसको छोटा सा ऐसे ही दिखाते हैं, दैट्स इट। सो कैपेसिटर हम इतना बड़ा बार बार प्लेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम सर्किट में भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उतनी जगह नहीं होती है। सो नॉर्मली जो कैपेसिटर का सिंबल है वो बस हम जब बनाते हैं तो वो सीधे ये बनाते हैं और इसकी जो भी वैल्यू सी होगी। सो कैपेसिटर, और कहीं कहीं पे बस ऐसा और दूसरी लाइन फैंसी बनाने के लिए ऐसा बना देते हैं। आई जस्ट यूज 2 पैरेलल लाइंस, बट कई बार ऐसा लिखा होता है। सो कैपेसिटर का सिंबल इज दिस। ओके, तो हमें करना क्या है, क्विकली समझते हैं। ये कैपेसिटर है क्यू एंड सी। अब हम ये चाहते हैं इसकी में कितनी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, करने का तरीका क्या, फिर से पुरानी वाली कहानी। हाँ, तो हम सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं, दो तरीके अलग अलग। हाँ, क्यू इंटू डेल्टा वी वाली कहानी, एग्जैक्टली। तो हम अब सर्किट में जब बनाएंगे तो हम ऐसे बनाते हैं, समझना। सो प्रैक्टिकली हम उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। सो बैटरी का काम इज ऑलवेज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है। पहले यहाँ पर ये स्विच खुला हुआ था, कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था, स्विच खुला हुआ था, हमने स्विच बंद किया, अब यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा और ये घूमेगा। अच्छा, एक चीज़ समझना, किसी चीज़ को जब हम चार्ज कर रहे हैं ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू बोला, तो रियलिटी में होता कैसे, जैसे ही तुम बैटरी से कनेक्ट करते हो, बैटरी इज नेवर अ सप्लायर ऑफ चार्ज और द करंट। जब हम
करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो सेम बैटरी लगाऊंगा और मैं स्टेटमेंट ये बोलूंगा बैटरी इज नेवर अ सप्लायर ऑफ करंट। सेम चीज यहाँ पर, बैटरी इज नेवर अ सप्लायर ऑफ चार्ज। तो होता कैसे है, जैसे हम स्विच बंद करते हैं ये वाला, यहाँ से क्यू चार्ज निकला, ऐसे गया ऐसे गया, ये जो प्लेट पहले न्यूट्रल थी इस पे इवेंचुअली क्यू चार्ज गया यहाँ, ये प्लेट जो न्यूट्रल थी इससे जबरदस्ती क्यू चार्ज मैंने खींचा। अगर किसी न्यूट्रल चीज से क्यू चार्ज खींचोगे तो उस पर माइनस क्यू आ जाएगा और ये क्यू चार्ज मिलाकर पूरा ये हो जाता है। सो ये क्यू चार्ज एक कैरियर है, समझना ध्यान से। इससे मैं इसको चार्ज करना चाह रहा हूँ। चार्ज करने का मतलब क्या है, मैं प्रैक्टिकली इसको एनर्जी देना चाह रहा हूँ। तो हमारे लिए दो सवाल है कि कितनी एनर्जी देता है जब हम वी वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, और ये कैसे देता है। सो कैसे वाला काम होता है क्यू चार्ज की वजह से। तो इट इज सिंपल एज कि यार मेरे को एक घर बनाना है और एक जगह पे कुछ ब्रिक्स और सीमेंट पड़ा हुआ है एक कहीं पर, मैंने एक ट्रक हायर करा, उस ट्रक ने सामान भरा, जहाँ पर घर बनना है वहाँ पे उसने अनलोड करा। तो वो ट्रक कोई प्रोड्यूसर नहीं है, वो केवल एक चार्ज करियर की तरह है। सो ट्रक का काम कर रहा है यहाँ पे चार्ज। सो चार्ज बार बार क्या कर रहा है, चार्ज गया इसके पास, उसने इससे इस बैटरी से एनर्जी ली, जो केमिकल एनर्जी की बात हो रही, इससे इसने एनर्जी ली, उसने एनर्जी इसको दी, फिर से घूमा, फिर से भीख मांगी उसने बैटरी से बार बार, यार मेरी एनर्जी खत्म हो गई, इसने फिर से एनर्जी दी, फिर से गया उसके पास एनर्जी। ये कब तक देगा, जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाए। ये जो मैं क्यू घुमा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज करियर की तरह। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रक का काम कर रहे हैं कि वो एक जगह से एनर्जी ले रहे हैं, इसको दे रहे हो, फिर से घूम के आ गए, फिर से मुझे एनर्जी चाहिए, फिर से बार बार। तो ये कंटिन्यूसली काम होता है कब तक, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाए। व्हेन आई एम सेइंग फुल्ली, उसका मतलब समझते हैं। तो इवेंचुअली वो सर्किट कैसे बन रहा है, थोड़ा सा हम बहुत डिटेल में सर्किट की बातें करेंगे, बट बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। चार्ज आया, इसने एनर्जी ली, इसको दी, फिर वापस आया। तो इवेंचुअली मुझे बनाना है ये। तो अब समझना, जब हमने t = 0 पर कैपेसिटर इंचार्ज था, तो अभी डेरिवेशन बस सिंपल सा ही है, किसी जनरल टाइम पे डायग्राम बना रहा हूँ। इवेंचुअली कैपिटल Q इज द चार्ज जो फुल्ली चार्ज हो गया, कैपेसिटर की अपर लिमिट पे चार्ज हो गया। किसी जनरल टाइम पे लेट्स से इस पे चार्ज Q आ चुका है, इस पे माइनस Q आ गया है, ये मेरी बैटरी है और ये V वोल्ट की बैटरी है। क्या ऐसे, अच्छा V वोल्ट बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अब अगला छोटा dq और आया, तो छोटे dq ने बोला भाई यहाँ पर dq चार्ज में और डिपॉजिट होना है। तो हमने क्या पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर, u = q × v पढ़ा था, कि अगर एक dq चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू आ रहा है तो मैं इसको du = छोटा dq × v लिख सकता हूँ। बहुत बेसिक सा डेरिवेशन है। अच्छा, प्रैक्टिकली ना, जो मैं बार बार बोलता था, बाहरी इंसान को जो मेहनत करनी पड़ेगी वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता था, वो बाहरी इंसान यहाँ पर है, वो बैटरी। तो जो बाहरी इंसान है वो बैटरी मेहनत कर रही है टू स्टोर इट्स एनर्जी इनटू द कैपेसिटर। फिर से वही पुरानी कहानी, अगर इस पे क्यू चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q/C। तो dq की जगह लिख रहा हूं मैं dq, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, कहना ऐसे वो Q/C है, = du इंटीग्रेशन 1/c बाहर आ गया, q dq। कब तक, जब तक वो उस पर कैपिटल Q चार्ज नहीं आ जाए। 1/c q dq का q²/2 और du तो u हो गया। तो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस इज दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अगर उसके पास से चार्ज होता है विच इज q²/2c। बट इसको हम दो तरीके से याद रखते हैं। क्या, हमने अगर एक ये q है और c है, मतलब ये फाइनल स्ट्रक्चर q = cv हमने पढ़ ही लिया है, और वो ध्यान दो क्या है v, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। कहना ऐसे, ये तो केवल सिंपल वायर है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। तो यहाँ पर ये ΔV ही है, बट वो बैटरी का जो काम है, एक जगह का अगर मैं 0 बोल रहा हूँ तो यहाँ का V हो जाएगा। तो ये अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q = CV तो है ही हमारे पास, क्योंकि जो बैटरी लगाई है उस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस है। तो इसको हम दो तरीके से याद रखते हैं, CV²/2। Q की जगह अगर मैं CV लिखूँ तो कहना ऐसे वो आएगा ½ C²V²/C। तो डिपेंड कि अगर मुझे कैपेसिटर में ये पता है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है तो q²/2c लगाऊंगा। अगर मुझे ये पता है कि यार इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, मैंने पेंसिल सेल से कनेक्ट कराया या किससे कनेक्ट कराया, अगर मेरे पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो मैं ½ CV² लगाऊंगा। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज q²/2c या फिर ½ CV² होती है। पक्का समझ में आ रहा है? श्योर। ये काम मैं मैनुअली भी कर सकता था, समझना। ये जो बैटरी में बाहरी इंसान की मेहनत बता रहा हूँ, ये प्लेट थी, प्रैक्टिकली टोटल चार्ज कैपेसिटर पे तो 0 ही है, ये एक न्यूट्रल प्लेट है। अगर मैं क्या करूं, यहां से Q चार्ज इस पे डालूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो न्यूट्रल प्लेट है इससे मैं Q चार्ज फोर्सफुली निकालूं, एक न्यूट्रल चीज से
क्यू चार्ज फोर्सफुली निकालोगे तो उसमें माइनस क्यू चार्ज आएगा और वो फोर्सफुली चार्ज यहाँ डाल दो। तो जो मुझे मेहनत लगेगी ये काम करने में, यहाँ से क्यू निकालने में, वो मेहनत यही है। वो मेहनत इन दिस केस वो बैटरी कर रही है, मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। हाँ ये वाला तो किसी जनरल टाइम पर मैंने बोला कि पहले t इज इक्वल टू 0 पर पहला एक छोटा dq निकला, तो यहाँ पे प्लस dq हो गया, यहाँ माइनस dq, फिर दूसरा dq, तीसरा dq, वो याद है जो हमने सेल्फ एनर्जी पढ़ा था, है ना। तो इस पे टोटल चार्ज मुझे कैपिटल क्यू लाना है, बट ये एकदम से तो आएगा नहीं, एक एक करके। अभी कितना जल्दी कितना धीमे आता है ये हम बाद में बात करेंगे, ये एक्चुअली बहुत जल्दी होता है या धीमे होता है, ये डिपेंड करता है इस वायर की रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक आरसी सर्किट होता है। तो प्रैक्टिकली जो हम ये बोलते हैं ना कि प्लस चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स उल्टा मूव कर रहे होते हैं। कभी भी प्लस चार्ज मूव नहीं होता, बट वो समझने के लिए ना वो बेटर फील है कि प्लस मूव कर गया। रियलिटी में जब मैंने प्लस कराया ना, सच में ऐसा नहीं हो रहा होता है, माइनस DQ चार्ज उल्टा मूव हो रहा होता है, बट वो नहीं समझने के लिए फाइन। सो हमने क्या बोला, एक एक DQ आता जा रहा है, तो किसी जनरल टाइम पे लेट्स से कैपेसिटर के पास Q आ गया, अब अगला DQ जो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, उसमें कितनी एनर्जी और मेहनत लगेगी बैटरी को, तो वो हमने लिखा du इज इक्वल टू DQ इंटू V, और उसको बेसिकली इंटीग्रेट कराएं। पक्का ये समझ में आ रहा है? इसकी एक और एनालॉजी बता रहा हूँ बस समझाने के लिए, वापस से बकेट वाली कहानी, ठीक है। तो ये जो होता है ना कैपेसिटर कब तक चार्ज होता है वो फील समझना। हमने एक प्रॉब्लम करा था इफ यू रिमेंबर, जहां पर यहाँ पर एक टैप लगाया था समझाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर पानी भरा था, यहाँ पानी भरा था, इवन दो इसके पास ज़्यादा पानी था, इसके पास कम पानी था। हमने बोला था पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होता है कब तक, जब तक प्रेशर सेम नहीं हो जाए। फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट एनालॉजी के फॉर्म में बोला कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक मूव होता है जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। यहाँ पर अब समझना कि क्या है, मैंने बोला ये कैपेसिटर वाला है और कैपेसिटर इनिशियली इसके पास चार्ज 0 है, ठीक है। यहाँ पर जो बैटरी लगी है ना, अंडरस्टैंड द आइडिया, t इज इक्वल टू 0 पर ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के पास चार्ज 0 है, ठीक है। अगर बैटरी के साथ ऐसा होता ना कि यार बैटरी से चार्ज निकल रहा है और उसके पास अब वो कम होता जा रहा है, तो क्या होता है, यहाँ पे जाता और ये कम हो जाता और सेम लेवल पे कम हो जाता। बैटरी का काम है अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, तो मैं इस चीज को बोल रहा हूँ पोटेंशियल, एनालॉजी समझना कि क्या है वो। बट यहाँ से जैसे जैसे यहाँ पे गया पानी, यहाँ पे लगा है एक नल, समझना ध्यान से, वो नल क्या कर रहा है कि वो एग्जैक्टली पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये तुम नल खोलोगे यहाँ से जाना स्टार्ट होगा, वो एग्जैक्टली तब तक आएगा जब तक समझना ध्यान से। तो बैटरी अपना पोटेंशियल मेंटेन कर रही है, तो उसका वो लेवल मेंटेन है। जैसे ये हल्का सा कम होगा, ऊपर से उतना ही पानी या व्हाटएवर आ रहा है, सो दैट उसका पोटेंशियल मेंटेन है। सो कैपेसिटर कब तक चार्ज होता है, जब तक उसके अक्रॉस पोटेंशियल बैटरी के अक्रॉस के बराबर नहीं हो जाए। तो एनालॉजी समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, एक कम हो रहा था, बढ़ रहा था, बट यहाँ पर बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट व्हाटएवर। तो वो कैपेसिटर तब तक होगा। हम अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम टाइम की बातें नहीं कर रहे हैं कि कितनी देर में होगा ये कार्यक्रम, बट इवेंचुअली जब होगा वो इस जगह तक पहुंचेंगे तब हमारा फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे एक्चुअली तो चार्ज का मूवमेंट इज नथिंग बट करंट, बट जैसे ही ये फ्लो होना बंद होता है, ये क्यू चार्ज है, उसके बाद एक्चुअली चार्ज नहीं फ्लो होता है, इनिशियली निकलता जा रहा है, बट एज सून एज कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज अपनी अपर लिमिट पे, उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, अब ये एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्ज रुक जाता है। तो हम बोलते हैं कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट 0 हो जाता है। करंट इज नथिंग बट dq बाई dt, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, इसका अभी यूज नहीं है, बट करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट बोलते हैं, है ना। तो जब तक चार्ज फ्लो हो रहा है तब तक एक्चुअली सर्किट में करंट फ्लो होता है, बट एज सून एज कैपेसिटर ने बोला भाई यही मेरी कैपेसिटी थी, मेरी बकेट फुल हो गई है, अब उसको और चार्ज चाहिए ही नहीं, तो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो एक्चुअली करंट 0 हो जाता है वंस कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज। तो फिर चलता कैसे सर? नहीं तो फिर वो चार्ज हो गया ना। मेरे पास अगर चार्ज है वही है, अगर तुमने इस कैपेसिटर को प्लस क्यू और माइनस क्यू दे दिया, अब इसके पास ये पड़ा रहेगा, तुम वायर काट दो। जैसे ये यहाँ पे ये सिचुएशन जनरल है, जैसे मैं यहाँ पहुंचूं, अगर मैं वायर काट दूं, अब कैपेसिटर के पास चार्ज पड़ा रहेगा, उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई है, बकेट पानी भरा, नल नहीं ये रेजिस्टर है, समझना, कैपेसिटर अलग चीज है। तो कैपेसिटर ने वो इनिशिएशन किया, तुमने स्विच बंद किया, तो तुमने इलेक्ट्रिसिटी पावर, अगर रेजिस्टर तुम्हें याद हो तो पावर उसकी होती है I² R, वो पावर है।
बट हमें अगर हीट चाहिए तो वो इंटू टी होती है, समझना। वो रेजिस्टर अलग वे में बिहेव करता है। यहाँ पे कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रहा है। रेजिस्टर में जब तक तुम करंट दोगे तो रेजिस्टर वो लाइट एनर्जी एमिट हो रही है, तो उसको इसीलिए कंटिन्यूसली सप्लाई देनी है। यहाँ हाँ ऑब्वियसली अगर बकेट फुल हो गया तो नल बंद, नल नहीं बंद नहीं होगा तो फैलने लगेगा। तो हमने अगर बंद कर रखा है, अपने आप पानी नहीं फैल रहा है, तो वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो उसके पास है एनर्जी है। अब तुम्हें जब यूज करनी है यू कैन यूज दैट एनर्जी। पक्का? बढ़े आगे? यहाँ तक कहानी थोड़ा समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। पक्का? कुछ डाउट पूछो भी यहाँ पे। तो हमारे पास कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो दो फॉर्मूले हैं, Q स्क्वायर बाई 2C या फिर हाफ सी वी स्क्वायर। Q इज इक्वल टू सी बी हमने पढ़ लिया है। श्योर? क्या हम वो फोन चार्ज करने वाला लॉजिक यूज करते फिर से बोलो। हैं? जैसे हम फोन चार्ज करते हैं वो 100% से ऊपर चले जाता है। फोन चार्ज, फोन चार्ज करते हैं। अच्छा हाँ, फोन चार्ज करते हैं। हाँ, का लॉजिक यूज सोचा नहीं, बट ओके। नहीं, उसका लॉजिक यूज कर, मतलब एनालॉजी है। कोई पानी बकेट तो एनालॉजी दे रहा हूँ ना, मतलब तू एनालॉजी बोल रही है। उससे एग्जैक्ट सेम तो नहीं है। या जैसे एग्जैक्ट सेम है इन अ वे, मतलब उसमें ना, लेकिन उल्टा, जैसे ना क्या बोलते हैं, वैसा लिखता हूँ फुल हो जाता है। जैसे रिवर्सिबल सेल पता है जो कि अगर यूज़ करो फिर उसको, हाँ रिचार्जेबल सेल, रिवर्सिबल बोलो, रिचार्जेबल सेल। तो जब हम उसको प्लग पॉइंट पे लगाते हैं ना, तो नॉर्मल सेल से क्या होता है, जैसे ये सेल है, तो जब हम ऐसे रिमोट में अगर सेल डाला तो यहाँ से करंट बाहर निकलता है और वो रिमोट को यूज़ करते हैं। जब हम उस सेल को वापस से उस पर लगाते हैं तो उसमें करंट अंदर जा रहा होता है। तो हम इसको बोलते हैं जब करंट बाहर जा रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब हम उससे कुछ और लाइट जलाना चाह रहे हैं। बट अगर उसको हम वापस से सर्किट में लगाते हैं, मतलब प्लग पॉइंट पे लगाते हैं, तो उसमें करंट अंदर जाता है, इट अगेन गेटिंग चार्ज्ड। तो हाँ, पावर बैंक जैसा। बट तू यहाँ पर एनालॉजी पूछना चाह रही है कि कैपेसिटर, मतलब सोच सकती है, बट वहाँ पर वो बैटरी होती है ना। यहाँ पर ये कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, बट हाँ इट कैन वर्क। अब अंदर मुझे नहीं पता कि कैसे केमिकली क्या होता है, वो आई डोंट नो कि क्या होता है, बट हाँ कैन बी। हाँ, वो विच पार्ट, ये एनालॉजी बता रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये एनालॉजी बस ये बता रहा था कि कैपेसिटर एक हाल ही में लेकर आया। अब उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, जो चार्ज स्टोर होगा, उसकी एक अपर लिमिट है ना। बट जब हमने उसको लगाया तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वो चार्ज के फॉर्म में कर रहा है। तो चार्ज कितना जाएगा उस पर, वो उस पर उतना ही जाएगा कि जो तुमने यहाँ पर, इसको मैं हाइट को पोटेंशियल बोल रहा हूँ, बट ये पोटेंशियल ना कम नहीं हो रहा है जैसे जैसे यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ जा रहा है। ये क्या कर रहा है, एक इसके पास एक कोई डिवाइस है जो कि केमिकल अंदर कंपाउंड होते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि तुम जितना भी उससे चार्ज मूवमेंट कराओ, एनर्जी लो, वो उसका एक पोटेंशियल मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये उस जगह, इसकी अपर लिमिट वो है जो पोटेंशियल जिसके अक्रॉस उस कैपेसिटर को लगाया है। इस कैपेसिटर को किसी बैटरी के अक्रॉस लगाया ना, जिसके अक्रॉस लगाया है उसका पोटेंशियल, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो दो पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, इनका पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाए, जैसे ही उस मोमेंट पे पहुंचेंगे, नाउ द चार्ज विल स्टॉप फ्लोइंग और कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। उस टाइम पर उस पर जो चार्ज आएगा वो CV होगा, और उस टाइम पे जो उसकी एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर, वो Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV स्क्वायर होगी। पक्का पक्का पक्का? पूछो 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 पूछो, कुछ भी लग रहा होगी, मतलब क्योंकि ये अभी तक, हाँ ओके वेरी गुड। एनर्जी तो पहली चीज़ है, एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो यहाँ प्लस Q आया, यहाँ तक हम पहुँच गए। इवन अब तुम वायर काट दोगे ना, ये पड़ा रहेगा। तो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके सराउंडिंग में, बिकॉज ऑफ दिस प्लस एंड माइनस, वहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी। तो कन्फाइंड स्पेस में हम अब इतनी जगह एनर्जी है, तुमने कभी देखा एकदम से स्पार्क होता है या कुछ होता है, तो वो सडन एनर्जी, क्योंकि अगर मैं एकदम से इसका प्लस और माइनस को कनेक्ट कर दूं तो वो एकदम से सडन है कि ये सारा प्लस इससे आता है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो गायब होगी। तो वो स्पार्क के फॉर्म में, आवाज़ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो वो कैसे यूज़ करना है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो एनर्जी वो सर्किट पे डिपेंड कर रहा है कि हाउ वी वांट टू यूज़ दैट। तो जैसे इससे ना, जैसे लाइट जलती है, एक सडन वो जो होता है ना, तो प्रैक्टिकली मेरे पास एक एनर्जी है। अगर मैं इसको एक रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करूँगा तो वो रेजिस्टर को गर्म करने में, अगर यहाँ पे रेजिस्टर की जगह लाइट लगी है तो वो लाइट जलाने में, है ना। तो वो एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना है, वो तो वेरियस केसेस है ना। बट वो मेरे पास एक एनर्जी आ गई, वो मैंने बैटरी से लेकर इसको एनर्जी के स्टोर कर दिया है। बॉम्ब क्या बॉम्ब इससे कैसे बनेगा, मतलब बनने को तो बन ही सकता है सडन एनर्जी। नाउ द पॉइंट इज कि